Yes, good evening. Yes, good evening online students also. आपको आवाज क्लियर आ रही है क्या, बताओ मुझे चैट में. Yes. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है क्या? ओके, ग्रेट. यस, सो आप में से कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट की? एक दो. क्वेश्चन समझाना आपको. यस, तो एक और दो. हाँ, तो गाइडेंस सेशन के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोई आता ही नहीं है. तो आप बहुत रेयर स्टूडेंट्स हो कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए गाइडेंस सेशन अटेंड कर रहे हो. सो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाओगे. तो बाकी के स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए गाइडेंस सेशन अटेंड करने के लिए आपके जूनियर्स को अभी मोटिवेट करो. ओके, वो कैसे होता है कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन हो गया है तो इंटरव्यू हो ही जाएगा. ओके, तो हम हमारे दिमाग से लगाते हैं स्ट्रेटेजीज एंड देन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं. फिर फ्रेंड्स एंड सीनियर्स से स्ट्रेटेजी पूछते हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं. देन मैम याद आते हैं. ओके, सो तब तक बहुत टाइम गया होता है. सो आपका अगर टाइम गया है तो एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स को एंड जूनियर्स को रेफर करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर गाइडेंस लिया आपने, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज आपके पास है, प्रॉपर सक्सेस मंत्रास आपके पास है, तो 4.5 years का ही कोर्स है ये. ओके, 12th के बाद एमकॉम करने के लिए कितना टाइम लगता है बताओ? 5 years फॉर एमकॉम. एमबीए के लिए 5 साल. सीए के लिए 4.5 years. बट हम कितना टाइम लगा रहे हैं? सो बिफोर एमकॉम है एमबीए, यू कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो फर्स्ट गो में किया तो 4.5 years में एक्चुअली सीए कंप्लीट हो जाता है. एट द एज ऑफ 21 यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. और आपकी बर्थ डेट अगर बहुत लेट वाली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली, तो 22 एज हो जाएगा. बट ये क्लियर कर सकते हैं अगर आपका माइंडसेट करेक्ट है तो यहाँ पर मैंने माइंडसेट एंड सक्सेस मंत्रास फॉर सेल्फ स्टडी लिखा है. सो देखो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो, मतलब फाउंडेशन क्लियर हो. कितने स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंट्री वाले हैं? ओके, सो रेयर. तो आपका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मतलब आप फाउंडेशन क्लियर लेवल के तो हो ही ना. करेक्ट. सो फाउंडेशन जब क्लियर किया था आपने, सो आप में से फाउंडेशन जब क्लियर हुआ था तो मुझे बताओ पासिंग परसेंटेज क्या होगा? 20% रिजल्ट लगा होगा, 25, 30 इस रेंज में, 18%. ओके, सो ऑन एन एवरेज हम क्या समझते हैं इसको, 15 to 25% के रेंज में रिजल्ट लगा होगा. करेक्ट, क्योंकि हर एक का सीए फाउंडेशन की एग्जाम अलग अलग टाइम पे होगी ना. सो 15 to 25. ओके, सो इसका मतलब आप उस 15-25 स्टूडेंट्स में आए हो. ओके, अगर 100 बच्चे 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्जाम के लिए सीए फाउंडेशन के, एंड उस टाइम रिजल्ट अगर 18% लगा है, तो उस 18 में आप थे ना. करेक्ट. ओके, सो एक बार आपको पता चल गया है इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करती है, एग्जाम कैसे होती है. 18 में आने के लिए, 20 स्टूडेंट्स में आने के लिए क्या करना पड़ता है, वो समझ में आ गया है आपको. सेम आपको इंटर एंड फाइनल में करना है. सेम 10th-12th में आपने जो किया था ना वही करना है आपको. सेल्फ स्टडीज के स्ट्रेटेजीज कुछ अलग नहीं होते. जो 10th-12th में आपने अप्लाई किए थे वही थे सब. बहुत सारी प्रैक्टिस करना, रिविजन करना. ओके, सो वो तो मैं स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगी. पहले तो मुझे आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. सो मुझे बताओ कि 10th एंड 12th में कितने स्टूडेंट्स को अबव 80% है? कितने स्टूडेंट्स को अबव 70% है? ओके, कितने स्टूडेंट्स को बिलो 50% है 10th-12th में? ओके, सो बहुत रेयर. ओके, सो ऑलमोस्ट जनरली क्या होता है, 10th-12th में 80-90% अगर आ गए तो सीए कोर्स में ऑटोमेटिक आ जाते हैं ना हम. करेक्ट. सो आपको 80 to 90% कैसे आ गए 12th में, वो सोचो जरा. क्या रीजंस होंगे? क्या आपको ही नहीं पता? मैम पता ही नहीं कैसे आ गए.
ये क्या क्या लगता है आपको? रिविजन और प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और कंसिस्टेंसी, फोकस। मतलब ये सब पास्ट का है, हाँ, जो अभी नहीं है ऐसे लग रहा है ना। फोकस, हाँ मैम 12th में फोकस था, अभी गया है। हाँ, पेपर्स इजी होते हैं। ओके, क्यों इजी होते हैं? मतलब बुक के बाहर का आता नहीं है, सो इंटरमीडिएट में आता है ट्रेंड, सो इंटरमीडिएट में नहीं होता। कितना कम ट्रेंड है? आउट ऑफ ट्रेंड जाती है इंस्टीट्यूट, क्या ट्रेंड होता है? पासिंग परसेंटेज। ओके, सो ये रीजंस लग रहे हैं आपको जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। और 12th क्यों पास हुए? तो प्रैक्टिस, रिवीजन, फोकस, टेस्ट सीरीज, ये रीजन थे जिसकी वजह से 12th में आप इजीली 90% स्कोर कर पाए। ट्रेंड था, बुक से ही आ रहा था। ओके, अभी मुझे आप ही आंसर्स दोगे। मुझे बताओ, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स अभी ने लिखे हैं, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, इससे बाहर कितने मार्क्स का आया है? 100 मार्क्स का बाहर का था, या अराउंड 20 to 30 मार्क्स के बाहर के क्वेश्चन थे? सो 70 मार्क्स का कहाँ से था? स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यू बुकलेट, यहाँ से 70 मार्क्स का था, 65 मार्क्स का था। तो वो भी हमने अच्छे से किया, सिर्फ उतना ही 7-8 बार कर दिया, तो 50-60 स्कोर हो सकता है। और वो जो 20 to 30 बाहर का आया था, उसमें 0 आएंगे क्या? उसमें भी कुछ तो आएंगे ना, 10 तो आ जाएंगे 30 में से, करेक्ट? सो डिफिकल्ट है क्या? सो ट्रेंड जो बोल रहे हो आप, वो आउट ऑफ ट्रेंड इतना नहीं होता है। आउट ऑफ ट्रेंड मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डायरेक्टली 20 मार्क्स के लिए आया था, जो पास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क के लिए आ रहा था या नहीं आ रहा था, करेक्ट? सो ट्रेंड मतलब क्या चेंज हुआ? जिसका वेटेज 5 मार्क्स था, वो डायरेक्टली 20 मार्क्स को आ गया। ओके, सो डिफरेंस क्या है कि 12th में डिसाइडेड रहता है कि बीआरएस अगर टॉपिक है या पार्टनरशिप का टॉपिक है, तो उसका वेटेज 15 मार्क्स है, तो 10-15 के रेंज में ही आने वाला है। सो यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, जो चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आ रहा था, तो वो 20 को आ सकता है, करेक्ट? करेक्ट, सिर्फ वेटेज का डिफरेंस है, ट्रेंड सेम है। अकाउंटिंग का क्वेश्चन 1 कौन से चैप्टर पे होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबको पता है। ऐसा है कोई मैम आज पता चला क्वेश्चन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आता है? कोई नहीं है ऐसा, सबको पता है। फिर आप कितनी इज्जत देते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को? आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, उसकी चार्ट्स पढ़ रहे हो। आपने सॉल्व किए उसके एक एक स्टैंडर्ड के 30 क्वेश्चंस, किसने सॉल्व किए बिना देख के 5-5 बार? सबको पता है कंपलसरी में आने वाला है, तो जो कंपलसरी में आने वाला है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, उसमें 15 आने ही चाहिए। सो प्रैक्टिस, सब कुछ पता है आपको, बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना हम। जस्ट आप इमेजिन करो, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अराउंड 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके पास है, सबके पास। अगर छोटा स्टैंडर्ड है तो 15-20 क्वेश्चन है सबके पास, है। सो वो करेंगे कौन? सॉल्विंग प्रैक्टिस सिर्फ उसकी करनी है आपको 4-5 बार, कि हो गया ना। एक क्वेश्चन आपने 5 टाइम सॉल्व किया, वो सेम क्वेश्चन आया 5 टाइम्स, जस्ट इमेजिन करो 5 बार हुआ है वो क्वेश्चन आपका, एंड वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो? फिर आराम से कर सकते हो। सो क्या डिफिकल्ट है बताओ? एंड पासिंग परसेंटेज जो सेकेंड आंसर। सो ट्रेंड का आंसर आपको समझा, ट्रेंड इतना भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, 12th से थोड़ा डिफिकल्ट तो होना चाहिए, करेक्ट? नहीं तो वैल्यू भी नहीं मिलेगी। सीए को आज क्यों वैल्यू है? कुछ तो थोड़ा डिफिकल्ट चाहिए तो ही वैल्यू मिलेगी। इजी रखा तो बीकॉम को है क्या वैल्यू? आज नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बट सीए इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इतनी बार आप फेल हो सकते हो। आप सब सीए आराम से क्लियर कर सकते हो,
सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, पूरा माइंडसेट का गेम है। सो आपको ये समझना है कि बीओएस नॉलेज पोर्टल पे इंस्टीट्यूट हमें सब कुछ देती है, मॉड्यूल मिलता है, यस, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स मिलते हैं, कुछ पीछे के अटेम्प्ट से वो निकाल देते हैं, करेक्ट। 2018-19 का है क्या अभी अवेलेबल? नहीं, बट वो आप कहाँ से तो ला सकते हो, करेक्ट, मिल सकता है आपको। सो उतना भी आपने सिर्फ किया, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स मॉड्यूल एंड एमसीक्यू बुकलेट, ये 3 to 4 टाइम्स, 3-4 बार, उतना टाइम है हमारे पास करने के लिए। उसमें से ही 70 मार्क्स का आने वाला है, 60 to 70, उसमें से हमें 55-60 मिल सकते हैं। तो कैसे फेल हो सकते हैं हम? पॉसिबल ही नहीं है फेल होना, मतलब फेल होना शुड बी डिफिकल्ट। ओके, सो इतना एक्चुअली इजी है। एंड सेकेंड, जो पासिंग परसेंटेज आप बोल रहे हो ना, सो वो डिसाइडेड नहीं रहता है कि एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट वेरी नहीं होगा। वो आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो इंस्टीट्यूट इज रेडी टू गिव 100% रिजल्ट ऑल्सो। उनको चाहिए ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक इंस्टीट्यूट है, उनको मेंबर्स बढ़ाने की इच्छा तो होगी ना। आप कल जाके अगर खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो तो आप क्या सोचोगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? आपके एम्प्लॉयज बढ़ने चाहिए, आपके अंडर 10-20 मैनेजर्स होने चाहिए, आपका पीए होना चाहिए, करेक्ट? ऐसे ही सोचोगे ना, या मैं अकेला सब करूंगा, ऐसे होगा? आपके बहुत एम्प्लॉयज है, मतलब ग्रोथ ही सोचोगे ना, तो इंस्टीट्यूट भी ग्रोथ ही सोचेगी। सो उनको भी मेंबर्स चाहिए ही, बट स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस नहीं है कि वो इतना रिजल्ट ला पाए। ओके, सो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कब पड़ेगा बताती हूँ मैं आपको। सो 10-12 में जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किए थे कि 80 to 90% मिले हैं, वो स्टूडेंट मुझे आंसर देंगे कि आपने तब क्या गोल सेट किया था, क्या टारगेट सेट किया था कि कितने परसेंटेज चाहिए आपको? 90, एक आंसर आया, 90% सेट किया था टारगेट, और कितने मिले? 90 प्लस। ओके, और कोई? 95 टारगेट किया था और कितने मिले? 90, और कोई? 93, ग्रेट। यस, टारगेट किया था 95, मिले कितने? 92, ओके, और कोई? ओके, इंद्रजीत 90 टारगेट किया था, 84 मिले, ओके। यस, और किसी को बताने हैं या मैम याद ही नहीं है टारगेट क्या था और कितने मिले? ओके, बट यही आंसर होगा? इससे किसी का वेरी हो रहा है क्या आंसर कि मैम 35% का टारगेट था और अचानक 95 मिल गए? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, करेक्ट? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जब आपने टारगेट रखा था 95 का, तब 93, 90 आ गए। अभी मुझे बताओ आप कितना टारगेट रख रहे हो? ग्रेट विशन। सो जो ग्रुप 1 दे रहे, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैम 200 का टारगेट है। सो 180 आ जाएंगे ना फिर? अभी आपने ही बताया मुझे कि मैम 95 का टारगेट रखा बट 97 आ गए थे, किसी ने नहीं बताया मुझे। सबको बिलो 95 ही आए हैं। सो माइंडसेट समझा क्या आपको कहाँ पे गलत जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? पासिंग का टारगेट रख रहे हैं 200 का। सो 199 वाले भी है स्टूडेंट्स। आज नहीं आया है 199 वाला, ओके। यस, कोई पता है आपको जिसको 199 है? बट एक स्टूडेंट है जिसको 199 है। सो 199 भी आ सकते हैं, 200 का टारगेट रखा तो आज से हम क्या चेंज करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या टारगेट रखना चाहिए? हाँ, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो AR1 ऑब्वियसली। सो AR1 का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो जून में उसकी खत्म हो गई थी सेल्फ स्टडी, एंड अभी सिर्फ रिविजन एंड प्रैक्टिस चल रही थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ हाँ, बट वो AR1 में बताने के बाद सुनते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पे वही बताते हैं बट नहीं सुनते।
सो आपको समझ में आ रहा है कि टारगेट उसने AR1 रखा होगा, नहीं तो क्या रखते हैं वो टॉप 3 में आना है या हमें वन डिजिट ऑल इंडिया रैंक चाहिए, ऐसे टारगेट्स होते हैं उनके। मतलब पास वगैरह तो वो बेसिक है, मतलब वो तो होगा ही, पास तो हो ही जाएंगे, ऐसे उनका माइंडसेट रहता है। हमारा टारगेट ही पासिंग का है, इसलिए हम अटक रहे हैं। ओके, जैसे 10th-12th में आपने ऐसे बताया था क्या घर पे पास का टारगेट है? हाँ, हमारा 35 आने चाहिए कुछ भी करके। सो नहीं था, आपको एजम्पशन था ना, बेसिक एजम्पशन कि पास तो हो ही जाएंगे बट 80-90 लाने हैं। ओके, ऐसे टारगेट आपने क्यों रखे थे बेसिकली? क्या मिला आपको 12th में 93 मिला के? आज क्या फायदा है उसका? किसने बताया आपको कि 90 लाने हैं 12th में? क्यों आपने रखा टारगेट? इतनी पढ़ाई क्यों की? कॉलेज में थे, थोड़ा घूम लेते इधर उधर। अभी वो देखो 50% लाए हैं उन्होंने, उन्होंने मजे किए होंगे 12th में। सो देखो आपका वो गया, वो दिन गए अभी आपके। सो रीजन बताओ। सो वही रीजन हमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आप टारगेट नहीं रख रहे हो। सो आपने सब कुछ किया हुआ है बट आप वो भूल गए हो, वो रिकॉल करके दे रही हूँ आज मैं आपको। सो 10th पे भी ऐसे कुछ तो टारगेट आपसे रखवा के गया था 90% वाला, 12th में भी रखा था, तो आपने रीजन नहीं पूछा इतना टारगेट क्यों रखना है? लगे पड़े सब पढ़ाई के लिए, हॉबीज छोड़ दिया, क्लासेस सारे हॉबीज के छोड़ दिए और लगे रहे हैं पढ़ाई में। 10th में 90 अबव कितने स्टूडेंट्स को है? ओके, क्यों इतना स्टडी किया? क्या पर्पस क्या था 90% लाने का? अच्छा कॉलेज। सो कौन सा कॉलेज मिल गया? ओके, तो जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया। रीजन? कौन सा कॉलेज मिला? ओके, तो मिल गया जो पर्पस था। और क्या अदर रीजन, या सबका सेम रीजन था अच्छा कॉलेज? और कुछ रीजन? दीदी को? ओ, दीदी से ज्यादा परसेंटेज। ओके ग्रेट। हाँ हाँ, ग्रेट, करेक्ट। नहीं, मुझे यही रीजन चाहिए था, मैं इसके लिए ही वेट कर रही थी। सो ये भी रीजन सबका होता है, करेक्ट, कि रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा कॉलेज तो ठीक है, अभी तो आप सीए होने के बाद आप किसी को कॉलेज नहीं पूछते हो, आप अभी सामने एक सीए बैठा है, आप कॉलेज पूछोगे का कौन सा कॉलेज था, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सीए होने के बाद आप ग्रेजुएट हो या नहीं वो फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब सीए हो जाओगे ना, आपको कोई पूछेगा नहीं आप बीकॉम हो क्या, आपने फिर एमकॉम नहीं किया क्या, ये नहीं पूछेगा कोई। बट उस टाइम हमें कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिलना एक ही गोल था, इसलिए आप 10th में मार्क्स ला रहे थे। ओके, किसी ने भी नहीं कहा मैम मुझे हिस्ट्री ना बहुत पसंद थी या ज्योग्राफी बहुत पसंद था इसलिए मैंने इतनी स्टडी की उसकी और उसमें 90 आ गए। किसी को भी हिस्ट्री ज्योग्राफी में देखो इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा कॉलेज वॉज द पर्पज। ओके, सो अभी 10th होगा, 12th में क्यों 90% लाए आपने? कोविड की वजह से आ गए। हाँ, कोविड बैच, सबकी कोविड बैच वाले हैं, हार्डवर्क वाले हैं। सो क्यों 12th का रीजन, 10th का रिजल्ट रीजन समझा मुझे, अच्छा कॉलेज है रिलेटिव्स को बताने के लिए। 12th में तो कॉलेज चेंज नहीं करना था आपको, वही कंटिन्यू करना था। फिर अभी तो बोर्ड्स भी बंद किए हैं, मतलब बोर्ड की मेरिट लिस्ट नहीं आती ना, मेरिट लिस्ट बंद की है, बोर्ड है मेरिट लिस्ट बंद की है। तो क्या रीजन था? वही रिलेटिव्स को बताने के लिए, करेक्ट। और कुछ रीजन? एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा पता था इसलिए बोर्ड में जा रहे। क्या क्या? एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा पता था इसलिए बोर्ड में जा रहे। ओ, एंट्रेंस ये फाउंडेशन का, कॉलेजेस का। ओके, सो अगेन थोड़ा बहुत कॉलेज एंड रिलेटिव्स को बताने के लिए, करेक्ट।
सो अभी इंटरमीडिएट में आने के बाद मतलब आप सबकी कैपेसिटी अबाउ 50% की है, ऑलमोस्ट 80-90 वाले ही बैठे हैं यहाँ पर। तो अभी आप टारगेट 50% का क्यों रख रहे हो? व्हाट इज द रीजन 50% टारगेट रखने का? अभी वो सोचो कि मैंने 50% या पासिंग का रीजन क्यों रखा, क्या लॉजिक से रखा आपने ये टारगेट कि पास होना है इंटरमीडिएट में? माइंडसेट बन गया है, करेक्ट। किसने माइंडसेट बना के दिया आपको ये? पास्ट ट्रेंड, फ्रेंड्स ने, आजू बाजू में देखा, एनवायरमेंट, रिजल्ट का परसेंटेज। सो इसकी वजह से टारगेट सेट करना आपको करेक्ट लग रहा है क्या? बताओ। अभी हमने 83 मूवी के कुछ सॉन्ग्स देखे। किसने किसने 83 मूवी देखा है? ओके, बट जिन्होंने नहीं देखा उनको स्टोरी तो पता होगी। सो वो किस सिचुएशन में थे, क्या रन्स का स्कोर था एंड बाद में हम कैसे जीत गए, करेक्ट। सो उन्होंने उन आजू बाजू में देख के सबको क्या लग रहा था? हम हारने वाले हैं, करेक्ट। सो मुझे यही बताना है कि आप जो टारगेट सेट कर रहे हो वो आपके कैपेसिटी के हिसाब से नहीं सेट कर रहे हो। आपकी कैपेसिटी 80% की है एंड यू आर सेटिंग टारगेट फॉर 50% पासिंग। सो ये टारगेट कैसे सेट हो रहा है? सोसाइटी में क्या बताना है, रिलेटिव्स में क्या बताना है, फ्रेंड्स को क्या बताना है, उस हिसाब से आपके टारगेट्स आप सेट कर रहे हो। ओके, जो कि रॉन्ग है। ओके, आपने अभी कंपटीशन नहीं लगाई फ्रेंड्स के साथ कि किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? ओके, बट अभी सीए के फ्रेंड्स तो हो गए होंगे, तो अकाउंट्स में मुझे 99 आ रहे हैं या तुम्हें 99 आ रहे हैं? हाँ हाँ, करेक्ट। सो माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, समझ में आ गया आपको? अभी आप टारगेट क्या रखोगे? एक ने बताया यार 1, तो उसको बोथ ग्रुप्स देने पड़ेंगे। सो कुछ तो हायर देन 200 आप टारगेट रखोगे, क्योंकि आपने टारगेट रखा तो ही क्या हो रहा है? मार्क्स मिल रहे हैं। आप जब 95% का टारगेट रख रहे हो तभी आपको 93, 90 आ रहे हैं। तो आप अगर 200 या 400 का टारगेट रखते हो तो आपको कितने आ जाएंगे? 180। 400 का अगर आप टारगेट रख रहे हो तो 390, 380 आ जाएंगे, करेक्ट। सो हमें टारगेट क्या रखने हैं? 70 to 80%। एग्जाम्शन कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे, बट एग्जाम्शन का अगर टारगेट रखना है, ऐसे भी स्टूडेंट्स है, मैम मैंने एग्जाम्शन के लिए टारगेट रखा था एंड 58 आ गए, 59 आ गए है। ओके, एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स भी है सामने। सो आपको अगर 60 अबाउ चाहिए तो आपने कितने का टारगेट रखना चाहिए? 70 अबाउ, तो 60 अबाउ मिलते हैं। अभी ये आपको गेम समझ में आ गया। सो आपको जो एक्चुअल में फिगर वो पिंक मार्कशीट पे चाहिए उससे 10-20 ज्यादा का टारगेट रखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना वो पासिंग के लिए इतना सेट है, ओके, कि वो निकाल के हायर मार्क्स के लिए सेट करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, जस्ट इमेजिन करो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके पेरेंट्स ने बताया होता कि फर्स्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड भी डिफिकल्ट लगता हमें, करेक्ट। ओके, बचपन में हमें बताया रहता कि फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, तो वो डिफिकल्ट लगने लगता है हमें। ओके, समझ में आ गया? वैसे सीए कोर्स डिफिकल्ट है, ये आपको कितने लोगों ने सुना है? ये सबने सुना है। कितनी बार सुना है? बहुत बार सुना है, करेक्ट। सो जितनी बार आपने सीए कोर्स डिफिकल्ट है ये सुना है, उससे ज्यादा बार आपको क्या बताना पड़ेगा? सीए कोर्स इजी है। ओके, सो हमारे क्लास की हर रोज शुरुआत होती है गणपति बप्पा मोरया से। देन सेकेंड, सीए कोर्स इज वेरी इजी, एंड थर्ड इज माय गोल इज अबाउट 70%।
ये 3 सेंटेंसेस होने के बाद ही क्लास स्टार्ट होता है। ओके, सीए फाउंडेशन अकाउंट में पढ़ाती हूँ, उसके क्लास के बारे में बता रही हूँ। सो यहाँ पर क्या होता है, फाउंडेशन में स्टूडेंट्स आपको पता है 12th देने के बाद घबराए हुए होते हैं कि हम सीए कोर्स में आ गए हैं, डिफिकल्ट होगा। ओके, सीखते तो वही है, पार्टनरशिप ही चल रहा होता है, बीआरएस ही चल रहा होता है जो उन्होंने किया होता है। फिर भी वही अगर 12th के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आया तो इजी, वही क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो डिफिकल्ट। तो सीए कोर्स से आप डर रहे हो, एक्चुअली क्वेश्चन वही रहता है। ओके, सो पहले तो डरना छोड़ दो, डर के आगे जीत है। ओके, सो ज्यादा टाइम तो आपका डरने में ही जा रहा है। सो आपका जो ब्रेन है, जो EISSM ऑडिट के कीवर्ड्स रिकॉल करने में लगा होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो रहा है, आपका डरने में ही टाइम जा रहा है। ओके, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आप में 80% की कैपेसिटी है, आप ला सकते हो। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक लाए हैं ना, सो अभी भी ला सकते हो। आपने 80% का टारगेट रखा अभी इंटरमीडिएट के लिए, एंड आपको 50 आ गए, 50% आ गए, कुछ नुकसान है क्या? बट 50% का टारगेट रखे और 30% आ गए तो नुकसान है। 8 मंथ्स का, नॉट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के तो बाद आप एग्जाम दोगे एंड रिजल्ट कब लगेगा? हाँ, तो 8 मंथ्स गए आपके। ओके, समझ में आ रहा है? सो टारगेट आप क्या रखोगे? हायर टारगेट। एंड May 23 में अब जितने भी सब्जेक्ट दे रहे हो, 4, 5, 6, 8 सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर होना ही है, पास होना ही है। कितने स्टूडेंट्स ने 10th का अटेम्प्ट दिया था या एग्जाम दी थी? एग्जाम दी थी। 12th की एग्जाम थी या अटेम्प्ट था? एंड सीए इंटरमीडिएट का? तो डिफरेंस क्या है, समझा? लाइफ में फर्स्ट स्टैंडर्ड टू बीकॉम एक बार ही करना है, ये क्लियर था ना? या आप ऐसे कंफ्यूज थे कि FY बीकॉम नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर करेंगे? वो इतना क्लियर है, वो भी माइंडसेट आपका उतना ही रेडी है। हाँ, और कुछ स्टूडेंट FY बीकॉम में फेल भी हो गए हैं जो सीए कर रहे हैं, करेक्ट? बट हमारा माइंडसेट रेडी नहीं था उसके लिए कि हम फेल हो सकते हैं FY बीकॉम में। सो इतना क्लियर था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11, 12th, FY, TY सब 1 ईयर में होने वाला है। सो अभी आपका ये क्लियर है क्या कि फाउंडेशन एक बार देना है, इंटर एक बार, फाइनल एक बार? ओके, ये आपके दिमाग में आएगा, बट 1-2 बार ही आएगा, और उससे ज्यादा बार क्या आएगा? अटेम्प्ट्स वाला। सो अटेम्प्ट्स वाले थिंकिंग माइंड में ज्यादा है, करेक्ट? सो वो ज्यादा नहीं चाहिए। कौन सा थिंकिंग आपको ज्यादा करना है कि ये फर्स्ट गो में करना है, ये मैंने खुद किया था। ओके, कि ये जो है वो एक ही बार करो, अगर बोथ ग्रुप्स नहीं हो रहे तो सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ, बट ये लाइफ में एक ही बार करना है, जैसे बीकॉम। तो मैंने वैसे डिसाइड किया था। फाउंडेशन के बाद मुझे समझ में आ गया कि 8 मंथ्स ही मिले हैं। हमारे टाइम 7 सब्जेक्ट्स थे, तो 7 सब्जेक्ट्स नहीं होने वाले हैं हमारे 8 मंथ्स में, तो शिफ्ट हो जाओ सिंगल ग्रुप पे। तो एक ही ग्रुप दिया, क्लियर हो गए। फिर सेकेंड ग्रुप दिया, वो क्लियर हो गया। फिर समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट में हमें बोथ ग्रुप्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फाइनल भी एक एक करके ही देंगे। सो बाकी फ्रेंड्स बोथ ग्रुप्स दे रहे थे, मैं एक एक ही ग्रुप दे रही थी। सो आपको किसी के साथ कंपेयर करना ही नहीं है। ओके, कि मैम मेरे फ्रेंड्स ये हो गए, उसका पैकेज भी स्टार्ट हो गया, वो तो कंपैरिजन बिल्कुल मत करो। आपने अपने हिसाब से कैपेसिटी से आप क्या लगाओ, सेट करो आपका गोल। आपको लग रहा है कि 8 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं तो बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई करो। आपको लग रहा है नहीं हो सकते हैं तो सिंगल ग्रुप के लिए ट्राई करो। बट जो भी दे रहे हो वो आपको क्लियर करना ही है। कितने स्टूडेंट्स अभी सिंगल ग्रुप देने वाले हैं, मतलब बोथ ग्रुप्स बाकी है बट सिंगल ही देने वाले हैं? ओके, सो क्या रीजन है आपका कि बोथ ग्रुप्स बाकी है एंड फिर भी आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो? रीजन? ओके, लास्ट एग्जाम में 2 ग्रुप दिए थे, बोथ ग्रुप दिए थे बट हुआ नहीं, इसलिए आप अभी सिंगल दे रहे हो। यही रीजन है या कुछ अलग रीजन किसी का है? सो
मतलब आप अभी डिफेंसिव खेल रहे हो, जो पहले एग्रेसिव था अभी आप डिफेंसिव खेल रहे हो, करेक्ट। सो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो और वो भी क्लियर नहीं हुए तो और डिफेंसिव जाना है क्या मैम? लास्ट टाइम ना एक ग्रुप दिया था वो भी नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ अकाउंट्स एग्जाम्शन के लिए ट्राई कर रही हूँ। इतना डिफेंसिव भी नहीं जाना है, करेक्ट। मतलब अभी आपको ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका कंफर्म वो क्लियर ही होना चाहिए, श्योर शॉट, गारंटीड। ओके, इसलिए तो आप बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हुए हो, क्योंकि मुझे वो क्लियर करना है। मतलब गोल क्या है आपका कि क्लियर एंड अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। सो आज से माइंडसेट चेंज करो कि आपकी एग्जाम है, अटेम्प्ट नहीं है। फाइनल का भी आपका एग्जाम ही होगा, अटेम्प्ट आपको ट्राई नहीं करते बैठना है। ओके, कितनी साल सीए करोगे आप? कुछ तो एज डिसाइड करो ना, 22-23 तक ये खत्म करना है कोर्स। ओके, सीए कोर्स करने में आपको इतना मजा आ रहा है क्या मैम? प्रेस्टीज पॉइंट पे ही मजा आ रहा है दिन भर यहाँ पर ही, इसलिए मैं फेल होता हूँ कि 6 मंथ्स के बाद फिर से लाइब्रेरी एंड मेस वही रूटीन मुझे पसंद है। या आपको प्रेस्टीज पॉइंट से बाहर निकल के कॉर्पोरेट और सीए का वर्ल्ड एक्चुअल देखना है? ओके, कुछ स्टूडेंट्स तो 5-5 साल वही कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको उस रूटीन की इतनी आदत लग गई है ना कि मैम प्रेस्टीज पॉइंट में ही रहना है, हमें इतना मजा आ रहा है। तो अगर आपको फास्ट ये रूटीन आपका चेंज करना है, आगे जाना है, तो आपका पूरा प्रायोरिटीज पे ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो मैम दिन भर मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर के वगैरह, वो होने के बाद मैं स्टडी करता हूँ। सो यहाँ पर आपने स्टडीज को प्रायोरिटी दी क्या? नहीं। 12-14 आवर्स स्टडी करने के बाद बाकी के काम करो, घर पे फंक्शन से मत अटेंड करो। 3.5 months आपको 12-14 आवर्स स्टडी करना ही पड़ेगा, 10th-12th में जैसे किया वैसे ही। ओके, सो एग्जाम टारगेट करो एंड 80-90% जो हम बात कर रहे हैं, तो आते हैं क्या इतने मार्क्स या ऐसे ही हम बोल रहे हैं? आते हैं? कितने आते हैं? 70? कितने का हाईएस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज, या आप बता सकते हो? 99 का? कौन से सब्जेक्ट में? कॉस्टिंग किसको मिले? दीक्षा गोयल को। कौन है दीक्षा गोयल? एफएम में भी 99 किसको है? AR1। दीक्षा गोयल AR1 है। ओके, किसे कैसे मिले उसको 99? पासिंग का एम रखा होगा ना उसने, पेपर इजी था। ओके, तो अगर ये सब्जेक्ट, अगर ये कोर्स डिफिकल्ट होता तो 99 आते क्या, बताओ? ओके, 12th इजी था इसलिए 99 आ गए, फिर यहाँ पे कैसे 99 आ गए? उसका माइंडसेट क्या होगा? सीए कोर्स डिफिकल्ट है, ये माइंडसेट लेके बैठते। 12 घंटे तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो सब। कितने स्टूडेंट्स ने 12 घंटे पढ़ाई की थी? 10 घंटे, 8 आवर्स, 4 आवर्स। ओके ओके, सो 4 to 12 आवर्स के बीच में आप सब लोग हो, फिर भी आप क्लियर कर नहीं पाए क्योंकि 12 आवर्स पढ़ाई करके माइंडसेट अगर एंड में यही है, सोते वक्त आप वही सोच रहे हो कि सीए कोर्स डिफिकल्ट है, तो जितना वो है नहीं उतना लगने लगता है। ओके, डिफिकल्ट है नहीं आपको लगता है क्योंकि आपका सेट हुआ है वो माइंड, इसलिए एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। सो आपने तो सिर्फ दीक्षा गोयल ना, उसकी मार्कशीट देखी होगी, टोटल पता है उसकी? 650। इसकी टोटल देखो, हिस्ट्री ऑफ आईसी अक्षत गोयल 735, ऑल इंडिया रैंक 1 में 2019, अकाउंट्स 83, लॉ 84, कॉस्टिंग 99, टैक्सेशन 98, एडवांस अकाउंट्स 97, ऑडिट 93, EISSM 84, FMECO 97।
तो AR1 का भी बाप है ये, सभी ऑल इंडिया रैंकर 1 का 1 है ये। तो इसको कैसे मिले? हम इतना टारगेट भी नहीं रख रहे, किसी ने टारगेट रखा 99 कॉस्टिंग का, टैक्सेशन 98 मार्क का सॉल्व तो किया क्या पेपर? नहीं, ये गॉड गिफ्टेड नहीं, नॉर्मली लोग होते हैं, 10th-12th में 50% लाने वाले ही होते हैं, क्योंकि ये 7 to 8, 9, 10 टाइम्स रिविजन करते हैं, इतना ही फर्क है। हम जैसे ही होते हैं, सिर्फ 8 to 10 बार रिविजन किसी ने किया है क्या? तो आप यहाँ पर नहीं होते। 8 to 10 टाइम्स नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाने हैं आपको, आप 3 रिविजन करके रुकते हो, क्योंकि टाइम ही उतना रहता है आपके पास। इनके पास कहाँ से आया टाइम? लिया था एडिशनल, मुझे ना 24 आवर्स नहीं कम पड़ रहे, तो मेरे दिन के 48 आवर्स कर दो, ऐसे लिया था किसी से आवर्स, उतने ही टाइम था। ओके, सो फिर भी उन्होंने कैसे मैनेज किया? सो माइंडसेट एक तो था रैंक में आना है, एंड टाइम कैसे मैनेज करना है इनको पता है। ओके, सो ये एक हुई May 19 की। May 22 भी देख ही लो, राजन काबरा 84 अकाउंट्स, लॉ 90, कॉस्टिंग 98। अभी हर अटेम्प्ट को कॉस्टिंग इजी आ रहा है क्या? हर अटेम्प्ट को, ओके, तो आपको भी इजी आएगा, आपको भी 98 आ जाएंगे फिर। टैक्सेशन 88, एडवांस अकाउंट्स 82, ऑडिट 82, EISSM 64, हाँ फिर भी AR1 64 मार्क्स होने के बाद भी, FME को 78, ये May 22 का AR1 का मार्कशीट है। सो ऑन एन एवरेज, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में उसने 80-90 लाए, EISSM जो दुनिया का प्रॉब्लम है उसका भी प्रॉब्लम था AR1 का, तो उसमें 64 आ गए उसको। ओके, सो फिर भी AR1 आ सकते हो आप, एक आधा सब्जेक्ट में 64 के रेंज में आ गए तो भी। और ये लेटेस्ट दीक्षा गोयल 693 टोटल है। ओके, अकाउंट्स 97, लॉ 74, कॉस्टिंग 99, टैक्सेशन 83, एडवांस अकाउंट्स 80, EISSM 82, FME को 89। ओके, लॉ में 74, EISSM 84। ओके, सो अराउंड 70-80 के रेंज में है मार्क्स। ओके, सो अभी मुझे बताओ ये इंटरमीडिएट डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट पेपर किसको बोलते हैं पता है? कि आपको एक बुक दिया जाएगा, उसके कंसेप्ट्स पढ़ने हैं आपको, एंड उस कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो रैंडम, आपको ना वेटेज पता होगा, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन बैंक नहीं होगी उसकी सॉल्विंग के लिए, आपको सिर्फ बुक दिया जाएगा, कंसेप्ट बुक, ना चार्ट्स, ना कीवर्ड्स, ना कलर नोट्स, कुछ भी नहीं, बेयर एक्ट जैसा बुक, उस बेयर एक्ट से पढ़ो एंड पेपर लिखो। वो पेपर डिफिकल्ट होता है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें आपको सब कुछ पता है क्या टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आने वाला है, 30 मार्क्स के MCQs आने वाले हैं, करेक्ट। सो माइंडसेट चेंज करो, आराम से मार्क्स आ जाएंगे। 95 टारगेट किया, 90 आ गए, 80 टारगेट रखो, 70 तो आ ही जाएंगे, करेक्ट। अभी देखो आप 2-3 बार फेल हुए होंगे या एक बार फेल हुए हो, तो नेक्स्ट टाइम पास होते वक्त 200 से पास होना है या 280 से पास होना है, आप डिसाइड करो क्या टारगेट रखना है। आपको आपकी मार्कशीट क्या इमेजिन होती है, क्या मार्क्स देख के आपको अच्छा लगेगा? आपको कॉस्टिंग में 99 मिल गए तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ना? तो रखो ना टारगेट, एंड 8 बार रिवाइज करो, मिल गए। ओके, सो ये 8 टाइम्स 7 टाइम्स रिवीजन होता नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, तो वो हम मैनेज करेंगे टाइम को। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना टाइम मैनेज, करेक्ट। सो इसके लिए ही आज आप आए हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं वैसे ही हमें करना पड़ेगा। ओके, और ये भी एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं। ओके, ऑलरेडी उनको भी देखो, अगर वो दीक्षा गोयल का किसने बताया 7 to 8 टाइम्स रिविजन, तुमने बताया। ओके, सो मतलब उसको भी 8 बार पढ़ना पड़ा ना, मतलब वो एवरेज ही है। जो गॉड गिफ्टेड आप बोल रहे हो, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट मतलब वो होता है कि 2 बार कर लिया आ गए 90,
दैट इज गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट। ये एवरेज स्टूडेंट है दीक्षा, अगर उसको 8 टाइम्स रिविजन लग रही है तो करें। अभी हम चलो हमको भी एवरेज अगर मान ही लेते हैं, आप नहीं हो एवरेज बट आप खुद को मानते हो, आप 80-90 लाते हो फिर भी एवरेज समझते हो, तो ठीक है समझ लो आप एवरेज हो। बट एवरेज होने के बाद आप 8 to 9 टाइम्स रिवाइज करने के बाद भी पास नहीं हो पाएंगे, इतने बिलो एवरेज नहीं होना, करेक्ट। सो वो भी एवरेज ही है। अभी तक के AR1 के आप इंटरव्यूज देखो, सबने अगर 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स रिविजन बोल रहे, इसका मतलब वो एवरेज स्टूडेंट है। अगर वो बोल रहे 2-3 टाइम्स ही रिवाइज किया मैंने, जैसे कि हर्ष चौधरी CA फाइनल का ऑल इंडिया रैंक 1 अभी का, उसने उसके इंटरव्यू में 3 टाइम्स ही बताया। सो वो थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड है एंड थोड़ा वो फाइनल लेवल का है ना, तो 3 टाइम्स करके हो जाता है, उतनी मैच्योरिटी आ जाती है, 3 साल का आर्टिकलशिप भी हुआ रहता है, करेक्ट। तो मतलब उनको भी उतना करना पड़ता है तब रैंक आ रहा है, ओके। वो भी मतलब कुछ ऐसे नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया, उनको भी 8 टाइम्स करना पड़ता है। आप करके ही देखो ना, ट्राई तो करो, फिर बताओ मुझे मैम 8 बार कर लिया फिर भी फेल हो गए, ऐसे अभी तक कोई आया नहीं है मेरे पास कि 8 टाइम्स कर लिया मैम और फेल हो गए। सो वो 3 टाइम्स रिवीजन वाला फंडा किसने बताया मुझे पता नहीं, सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम 3 टाइम्स रिवीजन करनी पड़ती है, पता नहीं, वो भी माइंडसेट चेंज करो। 3 टाइम्स कहाँ से 3 टाइम्स, अगर हो गया किसी का 5 बार तो कुछ नुकसान है क्या बताओ, नहीं। सो आपको रिविजन कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ, कि रिविजन्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज, स्टूडेंट वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज वेरी होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कॉस्टिंग है, किसको कॉस्टिंग डिफिकल्ट जाता है, तुम्हारे बगल में एक डिफिकल्ट वाला स्टूडेंट मिला हमें, तो तुम्हें इजी जाता है तो तुम 3 टाइम्स करके भी स्कोर कर सकते हो, उसको 5-6 टाइम्स करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी हुआ, करेक्ट। अभी सेकंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी हुआ, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके लिए अभी इंडिविजुअली सोचो, हमें दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं है, अपना अपना देख लो सब, ओके। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें कौन सा डिफिकल्ट जा रहा है वो 8 टाइम्स करना पड़ेगा, वो ध्यान में रखो, ओके। तो अपना अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया क्या सबने, कौन सा डिफिकल्ट जा रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसके चैप्टर्स इमेजिन करो, कितने ऑन एन एवरेज चैप्टर्स होंगे उस सब्जेक्ट में जो आपका डिफिकल्ट है, 15 ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर्स है, वो सारे 15 डिफिकल्ट है क्या, फिर कितने डिफिकल्ट है उसमें, 3, 4, 5, हाँ हाईएस्ट पकड़ते हैं 5, मतलब 15 में से 10 चैप्टर्स इजी है, 5 चैप्टर्स ही डिफिकल्ट है, उस 5 चैप्टर्स को इमेजिन करो, ओके। गंदा लग रहा होगा उसको इमेजिन करते वक्त, बट करो 5 चैप्टर्स, वो याद करो कौन से है, याद किए वो 5 चैप्टर्स जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट के डिफिकल्ट, ओके। 5 हेड्स कितने स्टूडेंट ने इमेजिन किए इसमें, हाँ। सो 5 हेड्स, हाँ सपोज 5 चैप्टर्स वो पकड़ लिए डिफिकल्ट वाले। अभी उस चैप्टर के डिटेल में इमेजिन करो, पीजीबीपी मैंने लिया उसमें से, उसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस है, वो सारे 30 डिफिकल्ट है क्या, फिर कितने डिफिकल्ट है 30 में से, 10 to 12। सो एक्चुअली पूरे सिलेबस में कितना क्वांटम डिफिकल्ट में आ रहा है, 20%, 30% ही डिफिकल्ट है। सो 80% इजी है तो 80 मार्क्स आ जाएंगे ना, वो 20 में आप कुछ तो करके लाओ 10, समझ में आ गया। सो आपको जो 8 टाइम्स रिवीजन करनी है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के डिफिकल्ट चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस की करनी है 8 टाइम्स रिवीजन। अभी कितने स्टूडेंट्स को प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वाला जो है अकाउंट्स ग्रुप 1 में वो डिफिकल्ट लगता है, प्री पोस्ट, एक। कितने स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं, ओके। कितने स्टूडेंट्स को ब्रांच अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है,
हाँ, सो अभी ब्रांच अकाउंट्स कितनी बार रिवाइज करना है आपको? 8 टाइम्स। एंड प्री पोस्ट कितनी बार करना है? 2-3 टाइम्स। करेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितनी बार करोगे? हाँ, अब तुम्हारे लिए इजी है तो 2-3 टाइम्स, जिनके लिए डिफिकल्ट है 8 टाइम्स कर लो, आ गए 20 आउट ऑफ 20। तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं क्या बढ़ेंगे? सर्टिफाइड कॉपी अगर हमने मंगवाई, उसमें 20 आउट ऑफ 20 दिख रहे हैं आपके आंसर शीट में, और वो आप डालोगे तो फॉलोअर्स बढ़ ही जाएंगे ना। AR1 भी आपको पूछेगा, उसको भी आए होंगे, पता नहीं ना हमें आए हैं या नहीं। समझ में आ गया आपको क्या करना है? सो अभी 8 टाइम्स रिवीजन करने के लिए है क्या आपके पास टाइम? क्योंकि सबकी करनी नहीं है 8 टाइम्स रिवीजन। आपको समझा टाइम को कैसे मैनेज करना है? प्री पोस्ट आप एक क्वेश्चन 8 टाइम्स क्यों सॉल्व करोगे? आपको 2 बार सॉल्व करके अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो आप क्यों 3rd टाइम सॉल्व करने के लिए जाओगे? एंड प्री पोस्ट में भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उसमें भी आपको क्या करना है? सिर्फ रेशो कैलकुलेशन करना है। एक बार रेशो करेक्ट आने के बाद आपको डिवीजन तो आती है ना प्री एंड पोस्ट में, तो उसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है? सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के डिफिकल्ट स्टेप्स की प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी को बोथ ग्रुप्स को ही दे रहा है तो आप पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ डिफिकल्ट स्टेप भी कर गए तो भी हो सकता है। सो आराम से हो सकता है। सो टाइम नहीं मिलता वगैरह ऐसे मुझे एक्सक्यूजेस मत दो कि मैम टाइम कम है। ओके, उसके पास भी उतना ही टाइम था, तो टाइम कम अगर है आपके पास तो आपको उसमें से ही टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ओके, रिविजन्स का। सो अभी 3 ही सक्सेस मंत्रास है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। ओके, अलग अलग वर्ड्स में बता रहे होंगे, बट ये 3 ही स्टेप्स है। यस, क्या डाउट है? हाँ है, वो स्लाइड, पूरी स्लाइड ही है उसके ऊपर। उसके लिए विराट कोहली का एग्जाम्पल है। ओके, सो 3 सक्सेस मंत्रास देखो क्या है। फर्स्ट तो कंसेप्ट क्लैरिटी, जो आपको क्लासेस में मिलती है, या जो जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाए, सेल्फ स्टडी किया होगा, तो आपको बुक रीड करके आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अभी मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट्स, नहीं मैं ही बताती हूँ कि आप सब पास हो। फर्स्ट स्टेप में आपको 3 स्टेप में पास होना है, तो आप इंटरमीडिएट पास हो। ओके, सो आप चेक करते हैं अभी कि आप 3 स्टेप्स में पास हो क्या। सो फर्स्ट स्टेप कंसेप्ट क्लैरिटी। 15 टॉपिक्स ऑन एन एवरेज थे हमारे एक सब्जेक्ट में, उसमें से कितने स्टूडेंट्स को मोर देन 8 चैप्टर्स समझ में आ गए हैं? रिकॉल नहीं, समझ में आया, सर क्या बोल रहे हैं, मैम क्या बोल रहे हैं, वो समझ में आ रहा था क्लास में। मोर देन 8 चैप्टर्स, अगर 15 चैप्टर्स है तो मोर देन 8 चैप्टर्स सबको समझे हैं या नहीं समझे? ऐसा है कोई मैम 15 में से 2 ही समझे, 13 तो क्या चल रहा था पता ही नहीं, ऐसे ही बैठे थे? ऐसे है कोई? सो सबको अबाउ 50% सिलेबस की क्लैरिटी है क्या? मतलब सब स्टूडेंट पास है? इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो स्टेप 1 में पास है क्या? अगर आपको अबाउ 50% नहीं समझा है तो फास्ट ट्रैक बैच होती है ना उसके लिए, वो करने की, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे ही पास नहीं हो। तो अगर फर्स्ट स्टेप पे पास हो तो फास्ट ट्रैक नहीं करने की। ओके, कंसेप्ट क्लियर है आपके, आपको कंफर्म पता है तो भी स्टूडेंट फास्ट ट्रैक ही लगाते हैं फिर से, जिसमें दिमाग टीचर लगा रहा है और हम सुन रहे हैं। एंड एग्जाम में दिमाग हमें लगाना है, टीचर को नहीं। ओके, सो फास्ट ट्रैक अगर आप करोगे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, फिर भी आप फेल हो कंफर्म। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप सब पास, मतलब 100% रिजल्ट आना चाहिए हमारा। ओके, अभी सेकेंड स्टेप पे जाओ। सॉल्विंग प्रैक्टिस 8 टाइम्स कितने स्टूडेंट्स की हुई थी? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4। समझे क्यों आ गए आप 90% में? 10-11% जिनका रिजल्ट लगता है ना ऑन एन एवरेज, तो वो 10 स्टूडेंट्स ने 6-7 टाइम्स रिवीजन की, एंड 90 स्टूडेंट्स ने 2 to 3 टाइम्स ही रिवीजन की। उतना ही फर्क है 10 एंड 90 स्टूडेंट्स में। समझ में आ गया? सो अभी हमें 90 से 10 में आना है। ओके, सो सॉल्विंग प्रैक्टिस आपकी
अगर 7-8 टाइम्स हो गई है तो आप स्टेप 2 में पास हो, ऐसे समझो, ठीक है। ओके, अभी थर्ड पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप उस 3 आवर्स में क्या कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे मैम, क्लास में तो हम टॉपर्स थे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में, फिर भी हम फेल है, ऐसे भी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। सो क्लास के चैप्टर वाइज टेस्ट में कॉम्बिनेशन नहीं था ना चैप्टर्स का, एक एक चैप्टर पे तो आ ही जाएंगे मार्क्स, प्री पोस्ट में 20 में से तो 18 आ ही जाएंगे सबको, तो हो गया आप टॉपर। ओके, सो यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन मतलब क्या, वो फुल सिलेबस वाला जिसमें कॉम्बिनेशन आने वाला है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी के नहीं रहेंगे, 30% बाहर के होंगे, उस लेवल के पेपर्स में आपको पासिंग है क्या आपका, वो चेक करना पड़ेगा ना पहले, या डायरेक्टली मेन एग्जाम, डायरेक्टली वनडे खेलेंगे क्या। तो ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेस्ट सीरीज बहुत टेस्ट लिखने पड़ेंगे एग्जाम एनवायरनमेंट में। ऑनलाइन टेस्ट लिख के फायदा नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट ही नहीं है वहां पे। सो जिनको एनवायरनमेंट का फियर है, एग्जाम एनवायरनमेंट का, सो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने स्टूडेंट 2 व्हीलर चलाते हैं यहाँ पर, सो आपको कैसे आती है 2 व्हीलर, मतलब प्रैक्टिस। ओके, 2 व्हीलर चलाना डिफिकल्ट है, ऐसे किसी ने बताया था आपको, नहीं बताया। सो आपका माइंडसेट ही नहीं था कि 2 व्हीलर चलाना डिफिकल्ट होता है। कार कितने स्टूडेंट्स को आती है, 4 व्हीलर। ओके, आपको किसी ने पहले बताया था 4 व्हीलर चलाना डिफिकल्ट है, बताया था, फिर भी आ रही है ना आज, कैसे आ गई थे प्रैक्टिस। डे 1 को क्या हुआ था, डे 1 याद करो आपका, 4 बार बंद हो गई थी, सो 4 अटेम्प्ट के बाद आ गई, सो वहां पे भी अटेम्प्ट देने पड़े ना। तो समझ में आ गया आपको, कौन सा भी लर्निंग है, कौन सी भी चीज सीखनी है, तो फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है, उतना परफेक्शन नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। ओके, सो आप बताओ, डायरेक्टली अगर 2 स्टूडेंट्स को इमेजिन करो, एक डायरेक्टली एग्जाम को जा रहा है एंड एक है वो 4-4 5-5 बार, अभी वो दीक्षा गोयल ने भी बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, करेक्ट। सो किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, हाँ। सो टेस्ट की वजह से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस होने वाली है, करेक्ट। किसने किसने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था कार सीखने के लिए, ओके, सो आपको कैसी सिखाई कार, मतलब आपको थ्योरी सिखाई या आपको प्रैक्टिकल था, ओके। सो 10-12 दिन का रहता है आई थिंक वो कोर्स। सो अगर 10 दिन प्रोजेक्टर पे उन्होंने सिखाया होता, इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, ये ब्रेक होता है, ये क्लच एबीसी होता है, ऑटोमेटिक में क्लच नहीं होता है, ये गियर्स होते हैं, ऐसे ही आपको सिखाया होता प्रोजेक्टर पे 12 दिन, और 13 डे को अभी आप लाइसेंस के टेस्ट के लिए जाओ। 12 टाइम्स रिवीजन हुई है, घर पे भी आपने रिवाइज किया ही होगा, तो आपको अभी कार आ जाएगी, 12 बार रिवाइजन की है तो आ जाएगी ना। प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स लगा के ऐसे सिखाते हैं क्या, फिर कैसे, एक्चुअल प्रैक्टिस करके। ओके, सो जहां आपको कार चलानी है तो आप कार की प्रैक्टिस करते हो, आपको सिंगिंग कंपटीशन में जाना है तो आप सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हो, वो इतना कॉमन है आपके लिए। हाउ टू सिंग अ सॉन्ग बुक पढ़ के जाओगे क्या 10 बार, या हाउ टू स्विम, हाउ टू प्ले क्रिकेट, इसका वीडियो 10 बार देख के जाओगे क्या, नहीं। तो अभी आपको ये अनयूजुअल लग रहा है ना कि मैम क्या बोल रहे हैं, अगर क्रिकेट खेलना है तो प्रैक्टिस ही करेंगे ना, ओके। बट वैसी अनयूजुअल चीज आप कर रहे हो सीए में, और मुझे हंसना आता है फिर। EISSM की पढ़ाई, हम शॉर्ट नोट्स रीड कर रहे हैं, हम बुक रीड कर रहे हैं, मतलब ही हाउ टू प्ले क्रिकेट बुक रीड कर रहे हो तुम, और खेलने की कोशिश कर रहे हो वहां पे। सो जब तुम शॉर्ट नोट्स रीड करते हो
तब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है, सर ने ही दिमाग लगा के दिया है सब। एंड फिर लिखने के टाइम नहीं आता। अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करोगे, तो वहां पर एग्जाम में जो करना है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा है आपकी एग्जाम 2 to 5 आपको दिया जाएगा, एक कलरफुल शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे आपको, वो आपको 2 to 5 में पढ़ना है। जो फास्ट पढ़ेगा वो क्लियर होगा। ऐसे टाइप की एग्जाम होती है क्या? एमसीक्यूज 30 मार्क्स के आते हैं या एसएसएम में? कितने स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू 8 टाइम्स रिवाइज करके गए हो आप? बुकलेट आता है, पता है क्या एमसीक्यू का, इंस्टीट्यूट का? वो ओपन भी किया था क्या? कितनी बार हुआ था वो? तो आप ही सोचो, आपको सब पता है ना कि ये कंपलसरी में आने वाला है फॉर 30 मार्क्स। इसमें से ही 30 आउट ऑफ 30 मुझे आ गए, तो 40 आ ही जाएंगे ना आउट ऑफ 100। मेरे टाइम अगर एमसीक्यूज होते ना तो मैं तो सिर्फ एमसीक्यूज करती कि यहाँ पर ही मुझे 30 आने चाहिए। फिर आउट ऑफ 70 आ गए 20, 25, तो भी 55 में जा रहा है। एमसीक्यूज में आपको कीवर्ड्स रिकॉल करने हैं क्या? मेमोरी टेक्निक्स लगाने हैं क्या? नहीं, कंसेप्ट क्लियर है, 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन का गोला कलर करना है आपको, सिर्फ उतना ही है। बट आप उस पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज ही गलत जा रहे हैं। हम वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने में लगे हुए हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो कोई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये कहाँ पे गलत जा रहे हो? ओके, सो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए अगर जिसकी प्रैक्टिस होगी, अभी दीक्षा गोयल का पूरा इंटरव्यू देखा है क्या किसी ने? वो पूरा देखा? 100 मार्क्स का कंप्लीट हुआ था पेपर उसका, सारे सब्जेक्ट्स का 15 मिनट पहले ही हुआ था। कैसे? हमें तो 3 आवर्स भी नहीं सफिशिएंट हो रहा है प्रैक्टिस की वजह से। सो उसको भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ी ना, उसको बचपन से नहीं आ रहे थे ये सब्जेक्ट्स। उसके 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हो गए थे 2.45, 2 आवर्स 45 मिनट्स में। कैसे पॉसिबल है? आपका हो सकता है पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में? अभी आप ना बोल रहे हो, आपका हो सकता है, आपको हाँ बोलना था। आपका हो सकता है, आपने प्रैक्टिस की तो। देखो आप इतने अंडर एस्टिमेट करते हो ना, आपकी कैपेसिटी हाई लेवल की है। हम वो कॉस्टिंग में सीखते हैं ना, यूटिलाइजेशन मशीनरी का 100% कैपेसिटी यूटिलाइज 60%, वैसा चल रहा है आपका। कैपेसिटी 100% की, यूटिलाइजेशन 40% भी नहीं हो रहा है। ओके, मुझे लगा था आप हाँ बोलोगे कि हाँ हमारा भी मैम हो जाएगा। ओके, 2 आवर्स 45 मिनट्स में हमारा भी होगा अगर हमने प्रैक्टिस की तो। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये सो पेपर प्रेजेंटेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मैम 5 बजे के बाद मुझे सब कुछ याद आने लगा, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के स्टेप्स याद आने लगे। जब मैं सेंटर से घर जा रही थी तब, तो ये रास्ते में ये चेकर को कैसे समझेगा? अरे उसको याद आ रहा था जब वो घर जा रहा था, यहाँ पर नहीं लिखा है उसने पेपर में, बट उसको याद आ रहा था 5:30 बजे, तो इसको पास कर देते हैं। चेकर को क्या जाने वाला है अल्टीमेटली? आपका इंटरव्यू होता है क्या वहां पे? आपकी ओरल एग्जाम है क्या? तो प्रेजेंटेशन हमारा नहीं करना है उधर, हमारा आंसर शीट जाने वाला है। आंसर शीट से वो जज करने वाले हैं आपको। आप गर्ल हो बॉय हो, आप कौन से सिटी से पेपर दे रहे हो, सेंटर से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम 3 अटेम्प्ट्स मैंने पुणे से दिए, तो अभी मैं थोड़ा आउटस्कर्ट में जाके देता हूँ छोटे गांव से, तो मैं पास हो जाऊंगी। तो अगर मैंने पुणे में गलत आंसर लिखा, पुणे में बैठ के, एंड यवतमाल में बैठ के मैंने गलत आंसर लिखा, तो यवतमाल के स्टूडेंट को आउट ऑफ मिलेंगे क्या गलत आंसर को? सो आपने कहाँ पर भी बैठ के गलत आंसर लिखा तो 0 ही मिलेंगे ना। वो सब लक फैक्टर है। ओके, सेंटर चेंज करने से पास होना, बट आप गलत आंसर गोवा में बैठ के लिखो या पुणे में बैठ के लिखो, 0 ही मिलने वाला है। आप करेक्ट आंसर पुणे में बैठ के लिखो, मुंबई में बैठ के लिखो, दिल्ली में बैठ के लिखो, आपको मार्क्स देने वाले। आपकी पर्सनल दुश्मनी है क्या किसी से, कौन से चेकर से, कि इसको तो पास ही नहीं करना है? आ गया पेपर मेरे हाथ में।
हमें पता नहीं है चेकर्स कौन है, उनको हम पता नहीं है। सो पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी, तो हमें वो पास करेंगे अगर हमने पेपर्स अच्छे से लिखे तो। सो आपको 2 to 5 में ही सब लिखना है, ओके एंड वो करेक्ट लिखना है। उसके लिए टेंशन लेके नहीं होने वाला है कि एक क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम गया और फिर पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। सो वो गलत हुआ ना, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कितना टाइम करोगे उसके ऊपर ही थिंकिंग। सो ये सब 3 आवर्स में डिपेंड है। यहाँ पर भी ऐसे होता है कि टेस्ट सीरीज के टॉपर्स भी वहां पे फेल हो सकते हैं अगर वहां पर उन्होंने 3 आवर्स में अच्छा नहीं किया तो। सो कभी कभी ऐसे होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि टेस्ट सीरीज में हम टॉपर थे तो हो ही जाएगा। ओके सो 2 टाइप के स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं। अगर उस 2 टाइप में आप आ रहे हो तो मैं आज ही रिजल्ट बता सकती हूँ आपको आपका। एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले एंड दूसरे अंडर कॉन्फिडेंस वाले। ओके तो कौन स्टूडेंट्स पास होंगे बताओ? नॉर्मल कॉन्फिडेंस। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको समझता है ना कितना है, ओवर है, बिलो है या नॉर्मल है। सो ओवर हो रहा है तो आप क्या करोगे, क्या बताओगे खुद को? ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो 10% ही रिजल्ट लगता है भाई, नीचे आ जाओ। ओके एंड अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो क्या बताना है कि बचपन से अभी तक 80% लाए तुमने, अभी भी मिलेंगे। ओके सो अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है तो भी आपको नॉर्मल पे लाना पड़ेगा, ओवर हो रहा है तो भी वो नॉर्मल पे है तो ही हो सकता है अच्छे से कौन सा भी काम। ओके एंड एग्जाम भी ठीक है। सो ओवर कॉन्फिडेंस किसका हो जाता है कि इसमें तो मैंने टॉप किया है, इस सब्जेक्ट में अकाउंट्स में 80 तो आ ही गए हैं, तो अकाउंट्स का स्टडी बंद कर देते हैं वो 2-3 महीने कहते नहीं है, फिर मेन एग्जाम में मैम मैंने तो 80 एक्सपेक्ट किए थे, अकाउंट्स में 55 आ गए, नहीं तो मेरा स्कोर और ज्यादा होता। ओके तो वो भी नहीं चलेगा। आपका ये गोल है मैं टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सीए कैसे होंगे, एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? अगर आपने चेकर को कन्विंस किया तो, जो मैं बता रही थी, चेकर को कन्विंस आप कहाँ से कैसे कर पाओगे? पेपर से ही। पैसे देके होने वाला है नहीं तो इजी होता ना, सब सीए हो जाते। ओके सो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर से ही आप कन्विंस कर सकते हो। मतलब आपका पेपर प्रेजेंटेशन विथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो ही आप पास हो जाओगे। ओके कॉन्फिडेंस लो है स्टूडेंट का, ये चेकर को समझ में आ सकता है कैसे? आंसर से। अगर बहुत बार स्क्रैचिंग दिख रहा है आपको कौन से आंसर शीट में, हर पेज पे स्क्रैचिंग है, तो वो स्टूडेंट लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस क्यों होता है? प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। एंड कॉन्फिडेंस किसका अच्छा होगा? जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस हुई है। सो आपको कंसिस्टेंटली सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, तो ही आपका पेपर अच्छे से प्रेजेंट होगा। एंड प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो वो कंसेप्ट पता होनी चाहिए ना, पहले तो आप सीखते हो ना 2 व्हीलर के क्या ये कि या थ्योरी पहले सीखते हो एक दिन, बट नेक्स्ट 11 days यू प्रैक्टिस। यहाँ पर हम 12 days थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो ही नहीं रही आपकी। समझ में आ रहा है? तो हमने जो 3 सक्सेस मंत्रास देखे थे वही साइकिल है, देखो। फर्स्ट कंसेप्ट क्लैरिटी जिसमें सब स्टूडेंट पास है, सेकंड सॉल्विंग प्रैक्टिस, थर्ड पेपर प्रेजेंटेशन। ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्लान लगाना पड़ेगा, डे वाइज प्लान। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी पता है। 21 फेब से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 3 टेस्ट कंडक्ट होंगे। सो फर्स्ट टेस्ट 50% सिलेबस की है एंड सेकेंड एंड थर्ड डायरेक्टली फुल सिलेबस के। तो जो मैंने लॉजिक आपको बताया था वही है कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है वो बहुत बार रिवाइज करो। सो डिफिकल्ट टॉपिक्स कहाँ पर आएंगे? 50% में। आप जब स्टडी स्टार्ट करते हो तो आप प्री पोस्ट से स्टार्ट करते हो, करेक्ट। इनकम टैक्स आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? बेसिक कंसेप्ट से, जिसकी वैल्यू 4-5 मार्क्स की है, करेक्ट। सो यहाँ पे टेस्ट जब आप लगाओगे तो आप 5 हेड्स ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो है सिलेबस में। क्योंकि अगर मुझे 5 हेड्स 8 टाइम्स करने हैं तो वो अभी लेने पड़ेंगे।
ओके मैंने टीडीएस क्लबिंग, टीडीएस डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये अगर इजी चैप्टर है फॉर एग्जांपल तो वो मैंने मार्च में किया तो भी आप लिख पाओगे, बट पीजीबीपी आपने अप्रैल में स्टार्ट किया तो नहीं चलेगा। सो कौन से चैप्टर्स पहले लेने हैं अभी जनवरी में, तो डिफिकल्ट चैप्टर्स जनवरी में लेने हैं आपको, क्योंकि वो बहुत बार करने हैं ना, अभी लिया तो बहुत बार होगा, समझ में आ गया। सो ये सिलेबस वैसे सेट है, देन फुल सिलेबस में सारा ही सिलेबस कवर हो रहा है। अल्टरनेट डे रहेगी, फर्स्ट टेस्ट 80 मार्क्स की है, सेकंड थर्ड 100 मार्क्स के, टाइमिंग भी वही रखा है। फर्स्ट टेस्ट का 145 to 430 है, फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है एंड 2 to 5 पेपर रहेगा। आपको 130 को ही क्लासरूम पे आना है, क्योंकि पहले मैं गाइडेंस देती हूँ कि पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या रीड करना है क्या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड नहीं करना होता है, वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन कहाँ से कैसे पढ़ते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो लास्ट लाइन से हमेशा क्वेश्चन पढ़ा जाता है, हम क्लास में भी वही करते हैं। आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो गलत है। आपको एबीसी आर 3 पार्टनर्स ऑफ मेसर्स एबीसी एंड कंपनी ऐसे डेटा दिया है और पता ही नहीं है उस डेटा का क्या करना है। बट आप लास्ट में अगर पढ़ते हो कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन, आफ्टर रिटायरमेंट, जो भी है, या आपके केस में आफ्टर अमलगमेशन वगैरह, तो पहले वो क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको समझेगा ना ऊपर के डेटा का क्या करना है। आप सिर्फ डेटा पढ़ते जा रहे हो, फिर एंड में क्वेश्चन लिख रहे देखते हो, फिर अरे ये पूछा है क्या, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हो। सो वहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है ना। सो टाइम सेव करने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ो जिस लाइन में क्वेश्चन है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ। सो क्या टाइप का गाइडेंस में देती हूँ वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 130 को आके आपको क्या सुनना है। ओके सो ये पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा एंड देन पेपर्स होने के बाद, पूरा ग्रुप होने के बाद आपको सारे चेक पेपर्स विद सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे। चेक पेपर पे डिटेल कमेंट्स लिखे रहेंगे, यहाँ पर चेकर्स भी आएंगे काउंसलिंग के लिए। सो 1 to 1 आप पेपर भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हो एंड जो टॉपर्स रहेंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सो ये जब मैं बताती हूँ ना तो वो तो हाँ मैम हम तो तालियां बजाने ही आने वाले हैं, हम तो टॉप नहीं करेंगे, ऐसे ही सोचते हैं स्टूडेंट्स। सो कभी टॉप आने का सोचा ही नहीं तो कैसे आओगे। ओके लिटरली मैं जब ऐसे बताती हूँ स्टूडेंट्स को, हाँ मैम हमें तो तालियां बजाने के लिए ही आना है, ऐसे एक स्टूडेंट ने आंसर दिया मुझे। सो आप कभी टॉपर का एम ही नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर टॉप में आते हो ना आप तो गारंटीड पास रहते हो ना। सो एम रखो, इसलिए तो टॉपर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या मोटिवेशन के लिए तो रखा है। सो आप ट्राई तो करो ना, सोचो एटलीस्ट कि अकाउंट्स मेरा फेवरेट है तो ट्राई तो करते टॉप आने के लिए, करेक्ट। सो ये टाइम टेबल आपको डिटेल मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो। अभी आपको प्लान कैसे लगाना है देखो, यहाँ पर हम फर्स्ट रीडिंग के लिए 30 डेज लिए हैं मैंने, फर्स्ट रीडिंग। ओके यहाँ पर मुझे फर्स्ट रिवीजन लिखना था एक्चुअली, रीडिंग मतलब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे एक्चुअल में बुक का, वो नहीं सॉल्विंग बोलना था। रिवीजन मतलब भी रीडिंग ही लेते हैं स्टूडेंट, रिवीजन मतलब सॉल्विंग। सो 30 डेज मतलब अराउंड 15 फेब तक आपके पास 4 सब्जेक्ट्स, मतलब कौन सिंगल ग्रुप वाले, तो आपके पास 7 डेज है पर सब्जेक्ट। आपके हाथ में दिन कितने हैं वो बता रही हूँ। सो 7 डेज में आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है, तो 30 डेज में आपके चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट खत्म हो जाएगा। अगर किसी का 7 डेज में नहीं हो रहा है पूरा सब्जेक्ट तो उसने क्या करना चाहिए, डिफिकल्ट चैप्टर्स खत्म करने हैं उसमें से, अगर आपका नहीं हो रहा है तो। ओके एंड यही बोथ ग्रुप्स वालों के लिए क्या होगा, 8 डिवाइड करके 3 डेज पर सब्जेक्ट आ रहा है, हाफ हाफ हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं सिंगल ग्रुप का ही एक्सप्लेन करती हूँ आपको, बोथ ग्रुप वाले क्या करो उसका हाफ कर दो। ओके सो इनको अगर 7 डेज मिल रहे हैं तो बोथ ग्रुप वालों को 3.5 डेज मिलेंगे पर सब्जेक्ट। ओके इसमें आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म हुआ। फिर फर्स्ट रीडिंग करते वक्त ऐसे करना है क्या मैम, पहले 7 दिन अकाउंट्स, नेक्स्ट 7 डेज लॉ,
देन नेक्स्ट 7 days कॉस्टिंग, देन नेक्स्ट 7 days टैक्स। ऐसे करना चाहिए क्या? दीक्षा ने वैसे किया था क्या? दीक्षा ने ऐसे किया था तो वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। एनी 5 चैप्टर्स किए थे उसने, रैंडमली कोई से भी सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स किए थे। 5 चैप्टर्स पर डे का टारगेट था उसका, 5 chapters per day, and that 5 chapters will be of any subject, करेक्ट? हाँ, सो कॉम्बिनेशन किया था, इन शॉर्ट ये बताना था। रैंकर्स भी कॉम्बिनेशन करते हैं सब्जेक्ट्स का। ओके, सो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? देखो सब्जेक्ट्स का क्या बना सकते हो? 2 subjects पर डे और 4 subjects, चारों सब्जेक्ट्स डेली की, ये बन सकता है ना। सो अगर मैंने 2 subjects लिए, मेरे पास 30 days है, तो 15 days में 2 सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट 15 days में 2 सब्जेक्ट्स, ऐसे आएंगे, करेक्ट? सो 2 सब्जेक्ट्स मैंने फॉर एग्जांपल लिए कॉस्टिंग एंड लॉ, ये दोनों मैंने एक साथ, आप अकाउंट से स्टार्ट करते हो क्योंकि वो इजी जाता है, बट ऐसे मत करो, अकाउंट्स इजी है तो बाद में करो, हो जाएगा, उसमें 40 तो आ ही जाते हैं। ओके, बहुत वेरिएशन नहीं होता है अकाउंट्स में जितना कॉस्टिंग में होता है। सो कॉस्टिंग एंड लॉ का कॉम्बिनेशन लेते हो आप, तो कॉस्टिंग में जितने चैप्टर्स है एंड लॉ में जितने चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स का इंडेक्स तो होगा आपके पास। उस इंडेक्स के सामने आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो उससे आपको मिलेंगे कॉस्टिंग में टोटल कितने क्वेश्चंस है, लॉ में टोटल कितने क्वेश्चंस है। फिर टोटल करोगे दोनों की, लॉ के क्वेश्चंस की एंड कॉस्टिंग की, एंड डिवाइडेड बाय कितने डेज? 15 डेज। ओके, 15 डेज में उतने क्वेश्चंस खत्म करने, डेली का टारगेट मिल गया आपको। अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स डेली किए तो जो भी 4 डेली चलने वाले हैं ना, अकाउंट्स मॉर्निंग में अकाउंट्स किया, फिर लॉ किया, फिर इवनिंग में कॉस्टिंग, रात को टैक्स, ऐसे अगर डेली है तो आपको चारों सब्जेक्ट 30 डेज में खत्म करने हैं। तो चारों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स की टोटल करो, चैप्टर्स के क्वेश्चंस की आप टोटल करोगे, वो आ गई फॉर एग्जांपल 300, उतनी कम नहीं आएगी, इजी करने के लिए मैं बता रही हूँ। सो 300 अपॉन 30 डेज मतलब 10 क्वेश्चन पर डे, या 600 टोटल आ गई तो 20 क्वेश्चंस पर डे। सो पर डे का टारगेट होना चाहिए। सो मैंने प्लान कैसे लगाया, देखो हाथ में दिन कितने, मुझे 15 फेब को फर्स्ट रिवीजन मेरी खत्म करनी है। सो मेरे पास 30 डेज है, फिर 30 डेज को मैंने डेली में डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैम मैं पहले आपको 1 वीक का प्लान लगा के देता हूँ, अगर वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ ना तो हम नेक्स्ट वीक का प्लान लगाएंगे। ओके, ऐसे वीक का प्लान लगाते लगाते जून जुलाई आ गया तो बीच में एग्जाम देने वाले हो मई में। ओके, पहले देखो तो हाथ में दिन कितने हैं, उसमें ही आपको बिठाना पड़ेगा प्लान। ऐसे वीक का प्लान लगा के कैसे होगा, वो खत्म कब होगा ना प्लान। सो वो रॉन्ग है सेल्फ स्टडी का प्लान। अगर आप ऐसे वीक का प्लान लगा रहे हो तो पहले हाथ में दिन कितने देखो एंड देन उसको डे वाइज में डिवाइड करो। ये क्लियर हुआ है सबको प्लान कैसे लगाना है? एंड 15 फेब मैंने लिया है फर्स्ट रीडिंग के लिए, एंड उसके बाद आपकी अगर टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिक कर देती है प्लान आपका, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ डे वाइज को डिवाइड करना है। ठीक है, टेस्ट 1 2 3 21 फेब से स्टार्ट होगी ना, तो 16 फेब से तो आप टेस्ट के लिए ही पढ़ाई करोगे, तो ऑटोमेटिक वो प्लान लगा हुआ है, आपको सिर्फ डे वाइज में उसको डिवाइड करना है। सो अभी बताओ 7 to 8 टाइम्स रिवीजन कैसे होगी? ये 15 फेब तक की फर्स्ट टाइम, 16 फेब से 21 फेब तक सेकेंड टाइम, 21 से आप टेस्ट लिखते हो तो अल्टरनेट डे है ना टेस्ट, तो बीच बीच में करोगे ना पढ़ाई टेस्ट के टाइम। जिनका फर्स्ट ग्रुप है उनको बता रही हूँ, सेकेंड ग्रुप वाले आप कर लो आपके हिसाब से, आपका फर्स्ट मार्च से है। ओके, सो वो अल्टरनेट डे वाली थर्ड टाइम हो गई। फिर फर्स्ट टेस्ट होने के बाद सेकेंड टेस्ट 28 मार्च से है, फर्स्ट टेस्ट 27 फेब को खत्म हो रही है, नेक्स्ट टेस्ट 28 मार्च को है। 1 महीना आप पढ़ाई करोगे फोर्थ टाइम, फिर वो टेस्ट भी अल्टरनेट डे है, फिर रिवीजन होगी फिफ्थ टाइम।
सो वो खत्म हो रही 3 अप्रैल को। नेक्स्ट टेस्ट है 13 अप्रैल। 10 डेज रिवीजन करोगे, अगेन अल्टरनेट डे करोगे थर्ड टेस्ट के टाइम। थर्ड टेस्ट खत्म हो रही है 19 अप्रैल को। 20 अप्रैल टू क्या सेकेंड में ना, थर्ड में फिर से रिवीजन करोगे। काउंट देख रहे हो क्या? एंड मेन एग्जाम में अल्टरनेट डे है ना, हो गया। सो हो सकता है किसी ने टेस्ट ज्वाइन भी नहीं किया, मैम टेस्ट का ही मार्केटिंग कर रही है, तो ऐसे नहीं है, टेस्ट भी ज्वाइन किया तो ये डेट्स ले लो, इसको यूज करो एंड घर पे आप 9 टाइम्स रिवाइज करो। ऐसे भी किया तो भी हो सकता है ना, समझ में आ रहा है आपको? सो बेट रहा है 8 to 9 टाइम्स, हो सकता है सच में 99 आ सकते हैं। इतना भी दूर नहीं है आपका एम, आप सिर्फ टारगेट ही नहीं रखा है इसलिए नहीं मिले हैं आपको अभी तक। टारगेट रख के को देखो कैसे नहीं आता। जब 95 रखा आ गए ना 93, तो 99 रख के तो देखो क्या होता है, 90 आ जाएंगे तो भी ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज के सारे स्टूडेंट्स को ये कैलेंडर मिलेगा जिसमें डे वाइज प्लान आप लिखोगे। 3 महीने का ये कैलेंडर है एंड यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये आपको इसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करना है आपका प्लान, ओके। एंड डेली मुझे व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग करना है। व्हाट्सएप बंद किया आपने तो टेक्स्ट मैसेज करो कि आप डेली क्या स्टडी कर रहे हो। सो उसका फॉलो अप भी रहेगा, ठीक है। सो डे वाइज प्लान समझा सबको कैसे प्रिपेयर करना है? बोथ ग्रुप वाले डबल करेंगे। जिनके अभी तक लेक्चर्स ही नहीं हुए हैं 15 फेब तक लेक्चर खत्म करो। आप फेस टू फेस कर रहे हो तो बैकअप प्लान, बैकअप रिकॉर्ड्स मिलते हैं ना, वो बैकअप ले लो और देख लो। मार्च एंड तक क्लासेस मत करते बैठो, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स लो, पेन ड्राइव है ना, ओके। दीक्षा ने पेन ड्राइव लिए थे क्या? तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में टाइम पास नहीं होता है ना, फास्ट होता है, ओके। वो भी 7 to 7 ही कर रही थी लेक्चर, बट रिकॉर्डेड में हम फास्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, टाइम पास हमें ही करना है बाद में। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तक का जो होता है ना पीरियड, उस 2 मंथ्स में आप टाइम पास करो विथ योर फ्रेंड्स। टीचर्स के साथ टाइम पास मत करो, ओके, क्लास में। सो वो ज्यादा बेटर है ना, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना, वो मोर एंजॉयबल है आई थिंक, ओके। यस, सो यही ऑप्शन है जिसका क्वेश्चन था कि जिनके अभी तक लेक्चर्स नहीं हुए, आपके पास यही ऑप्शन है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, फटाफट खत्म करो। क्योंकि लेक्चर्स में आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप मिलती है, कंसेप्ट क्लैरिटी, बाकी का आपको ही करना पड़ता है। टीचर को कीवर्ड्स रिकॉल होके आपको आउट ऑफ मिलने वाले हैं क्या? नहीं, आपको ही रिकॉल होने चाहिए वो, करेक्ट। सो फास्ट ट्रैक बैच में, मैराथन्स में रिकॉल कौन कर रहा है? टीचर। फिर मार्क्स आपको कैसे आएंगे? रिकॉल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 8 टाइम्स टीचर रिकॉल करके फायदा नहीं है, उसको तो आने ही वाला है ना, क्योंकि उनके इतने बैचेस हो गए तो उनको सब पता है सिलेबस। उनका जितनी बार रिवाइज हुआ है उतना आप करोगे तो आपको 99 आ जाएंगे, ऑडिट या एसएसएम जैसे सब्जेक्ट्स में भी, ओके। सो दिमाग आपको लगाना है। 3 आवर्स में दिमाग किसको लगाना है? स्टूडेंट्स को। सो उसकी प्रैक्टिस करो। स्पून फीडिंग की वजह से क्या हुआ है, हमें दिमाग लगाना है वही हम भूल गए हैं। हमें कीवर्ड्स हाईलाइट करके नहीं मिलते थे, हमें कलर नोट्स नहीं मिलते थे, कीवर्ड्स हम हमारे दिमाग से हाईलाइट करते थे, ओके। तब दिमाग लगाना पड़ता था ना उतनी प्रैक्टिस हो गई है हमें दिमाग लगाने की। हमें बेयर एक्ट दिया गया था इंटरप्रिटेशन के लिए, ओके। समझ में आ रहा है? ओके। सो देखो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना है वो बाद में स्लाइड ले रही हूं मैं, पहले आपका थ्योरी सब्जेक्ट। सो आज कुछ तो न्यूज है क्या विराट कोहली की? क्या है? हाँ, वो सब हमें अपडेट होता है, ओके। सो क्या किया होगा विराट कोहली ने?
दूसरों के वीडियोस देखे होंगे। दिन भर ना मैं क्या करता हूँ, बाकी क्रिकेट प्लेयर्स के वीडियोस देखता हूँ दिन भर 12-12 घंटे, फिर मुझे आ जाता है सेंचुरी मारना। सो जब फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं तब हम वही कर रहे हैं कि वो सेंचुरी कैसे मार रहे हैं। सर को तो सारा रिकॉल हो रहा है, वो सेंचुरी मार रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम हमारा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सो ये ऐसे करता होगा विराट कोहली या कौन सा भी क्रिकेटर। सो वेदर रीडिंग इज सफिशिएंट, नहीं, वेदर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ओनली सफिशिएंट। आप देखो, अगर आपको क्लियर नहीं है कंसेप्ट तो वही ऑप्शन है मैंने बताया, बट क्लियर है कंसेप्ट फिर भी आप जाके फास्ट ट्रैक ही देख रहे हो, तो फिर से वो कंसेप्ट से क्लियर करेंगे आपके। सो सेकेंड स्टेप पे कब जाओगे फिर आप सॉल्विंग प्रैक्टिस के। पूरी जो 90% फेल है वो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप की वजह से फेल है, वो तो आपको समझा ही। सो क्या करना चाहिए, ये क्या करता होगा या कौन सा भी क्रिकेटर क्या करते होंगे, प्रैक्टिस। हाँ, तो अभी थेरी सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कैसे करोगे, प्रैक्टिस मतलब क्या करोगे, समरी नोट्स। ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट। क्वेश्चन आंसर्स लिख के 2 to 5 में क्या करना है, समरी लिखनी है। मॉड्यूल दिया जाएगा EISSM का, जो अच्छे से अच्छे समरी बनाएगा वो पास है। उसको क्रिकेट खेलना है, उसको पता है, तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, हाउ टू प्ले क्रिकेट इस बुक की समरी बनाता है वो, फिर क्या करता है, प्रैक्टिकल। समरी तो बनाई हुई है, उसके लिए फीस पे की, आपने कलर नोट्स मिल गए ना, समरी आपके लिए बनाई टीचर ने, आप फिर से मत बनाओ, क्योंकि वो करना ही नहीं है। जब इंस्टीट्यूट बोलेगी कि 2 to 5 में समरी बनानी है आपको, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो कोई भी शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस मत करो। शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं आपको, जिनके पास नहीं है उनको भी नहीं बनाना है, दूसरे के शॉर्ट नोट्स लेने हैं जेरोक्स। ओके, क्योंकि वो नहीं चाहिए हमें। विराट कोहली समरी बनाएगा क्या हाउ टू प्ले क्रिकेट की, नहीं, तो हम क्यों बना रहे हैं। तो 12 घंटे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बट समरी बना रहे हैं। तो आप क्या प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे। ऐसे एक ने आंसर दिया जो करेक्ट है। अभी और इन डेप्थ में जाती हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस मतलब क्या, लिख के या ओरली या देख के लिखना, बहुत वैरायटी है इसमें भी। पहले देख के पढ़ने का, बाद में लिखने का, रिकॉल करके लिखने का, पूरा आंसर या की पॉइंट्स, पूरा आंसर सारे क्वेश्चंस का। सिंपल क्वेश्चन के की पॉइंट्स लिखेंगे या रिकॉल करेंगे, रिकॉल, एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका पूरा लिखेंगे बिना देख के। ऐसे कितनी बार, करेक्ट, उसका आंसर करेक्ट है। जब तक आपको आंसर नहीं आता, ये कितने बार, 8 टाइम्स रिवाइज या 3 टाइम्स प्रैक्टिस की हो गया। एवरी मैच के पहले प्रैक्टिस होती है क्या, ये बॉयज को ज्यादा पता होगा, ये नेट प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते हैं। एवरी मैच के पहले करते हैं या लास्ट टाइम तो IPL में किया था, अभी क्यों करना है, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के लिए की थी ना प्रैक्टिस, मैं तो अभी विराट कोहली हूँ, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ऐसे होता है। या बिफोर एवरी मैच कंसिस्टेंटली कितनी प्रैक्टिस होती है, बहुत प्रैक्टिस होती है, करेक्ट। सो इसका आंसर ही वही है। ऐसे फिक्स नहीं है विराट का कि 3 टाइम्स ही करना है प्रैक्टिस फिर मैच, फिर 3 टाइम करने के बाद भी नहीं आया तो भी स्टॉप करना, ऐसे नहीं होता है। जब तक नहीं आ रहा है तब तक प्रैक्टिस करनी है। सो एक क्वेश्चन पे अटक के रहना है क्या मैम, जब तक इसका आंसर मुझे रिकॉल नहीं होता है ना तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को जाना ही नहीं है, ऐसे करना है नहीं। सो आपको क्या करना है बताती हूँ। अगर एक क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स है, उसमें से कीवर्ड्स कितने होंगे, 5 कीवर्ड्स है, 5 ऐसे ही है। सो क्या एक्सपेक्टेड है आंसर में,
कीवर्ड्स एक्सपेक्टेड है 5 कीवर्ड्स। सो वो जब तक नहीं रिकॉल हो रहा है तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में होगा क्या? कितने स्टूडेंट्स ने स्कूल में कुछ तो प्रेयर प्रार्थना वगैरह लर्न थी आपको? राम रक्षा, अथर्व शीर्ष, कुछ तो स्कूल में होता होगा ना डेली। कितने स्टूडेंट्स को लर्न है वो? गणपति, अथर्व शीर्ष इसने बताया। राम रक्षा कितने स्टूडेंट्स को लर्न है? यस, हम उसको निधि को पूछते हैं, निधि ओन लैंग्वेज में है राम रक्षा तुम्हारी या वही लैंग्वेज है जो मेन राम रक्षा में है? हाँ सेम, ओन लैंग्वेज यूज की तो चलेगा। सो हाँ, EISSM में ओन लैंग्वेज चलेगी। तो आप पूछते ही क्यों हो इस टाइप के क्वेश्चन? आप सबको पता है टेक्निकल है, टेक्निकल लिखना है। राम रक्षा या अथर्व शीर्षा अभी जो आपने बताया, हनुमान चालीसा होगा और कुछ होगा जो आपको लर्न है, तो वो जो ओरिजिनल है वही लर्न है आपको। क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ तो सॉन्ग तो आता होगा, केसरिया वगैरह सॉन्ग आता होगा, उसके लिरिक्स खुद के हैं या वही है ओरिजिनल? वो कैसे याद रह गए? तो और रोज सुनो, याद हो जाएंगे। हाँ तो मत सुनो, हमें ये करना ही नहीं है वो यार। जो भी तुम्हें लर्न है वो कैसे हुआ, मतलब सेम लिरिक्स या सेम वर्ड्स आते हैं मतलब आपको, मतलब मुझे अगेन आप आपके कैपेसिटी पे जो डाउट करते हो ना वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको राम रक्षा लर्न होती है वर्ड टू वर्ड से, अथर्व शीर्ष लर्न होता है वर्ड टू वर्ड, केसरिया सॉन्ग वर्ड टू वर्ड लर्न है, ऊपर नीचे सीक्वेंस नहीं हो रहा है तो आता है ना, मतलब राम रक्षा आ गई तो EISSM के पॉइंट्स भी आ जाएंगे। आपने डिसाइड किया था कि राम रक्षा लर्न करना ही है एंड कभी दिमाग में आया नहीं था कि ओन लैंग्वेज डालेंगे इसमें, ये दिमाग में ही नहीं था तो आ गई। अभी दिमाग में क्या मैम ओन लैंग्वेज चलेगा क्या? फिर फैकल्टी भी क्या बोलती है, हाँ हाँ नॉर्मल लैंग्वेज लिखो बट टेक्निकल वर्ड्स यूज करो। फिर फैकल्टी भी वैसे बताती है, मैं तो बताती हूँ चलेगा ही नहीं, वही वर्ड्स यूज करो। राम रक्षा के लिए कैसे हमने किया था वैसे ही करना है आपको। सो दिमाग में वैसे रखो तब जाके 90% मैच होगा, क्योंकि आप सबको पता है सजेस्टेड आंसर्स के साथ मैच किए की पॉइंट्स तो ही मिलते हैं मार्क्स, ये पता है ना, तो क्यों ओन लैंग्वेज यूज कर रहे हो? दिमाग में ही क्यों आता है ओन लैंग्वेज चलेगी क्या? ओन लैंग्वेज कब चलेगी? आप CA होने के बाद मॉड्यूल ड्राफ्ट करो EISSM का, FMSM का, तब आपकी लैंग्वेज यूज करेंगी पूरी दुनिया। सो अभी वो दिमाग में मत लाओ कि ओन लैंग्वेज, आप जितना आपके लिए इजी है वो सोच रहे हैं, हाँ मैम ने बताया ओन लैंग्वेज चलेगी, सिर्फ कीवर्ड्स आने चाहिए। सो आप वैसे थिंक कर रहे हो, जितना आप खुद के लिए स्ट्रिक्ट करोगे आराम से आंसर्स आ जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स के अगर सर्टिफाइड कॉपीज देखे जाए तो उनका सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, पॉइंट्स का वही सीक्वेंस में आता है। अगर इधर ये फर्स्ट पॉइंट है तो उनका भी फर्स्ट पॉइंट वही है। कैसे? प्रैक्टिस 8 टाइम्स करने के बाद हमारा वो भी आ सकता है। वहां तक गोल ही हमने सोचा भी नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट सेम होना चाहिए, उतना सोचा ही नहीं है। तो जिसने सोचा वो आ गया है यार 1 में, सोचा ही नहीं आपने इसलिए नहीं आ रहे पॉइंट। सोचो, ट्राई तो करो, ट्राई करो, ऊपर नीचे होंगे सीक्वेंस, 10-12 लिखने के बाद सीक्वेंस भी आ जाएगा। ओके, सो पहले तो 12-14 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप अगर EISSM डिफिकल्ट है ऐसे सोच के सो जाते हो ना तो डिफिकल्ट ही लगने वाला है। राम रक्षा अथर्व शीर्ष भी बहुत बड़ा है, फिर भी कैसे लर्न हुआ आपको? हो गया ना, तो ये भी हो जाएगा। माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट में भी गड़बड़ है एंड दूसरी चीज आपके स्ट्रेटेजीज रॉन्ग है, रीडिंग करना, शॉर्ट नोट्स करना। आप EISSM के पेपर के लिए अभी आए हो ऐसे इमेजिन करो, या ऑडिट या लॉ थेरी, आपको पेपर दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? रीडिंग, क्वेश्चन रीड करोगे। सेकंड स्टेप इंटरप्रेट करोगे उस क्वेश्चन को, फिर क्या करोगे? रिकॉल करोगे पॉइंट्स, एंड फोर्थ राइटिंग। 4 स्टेप, इससे और कुछ स्टेप है क्या? सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप, फर्स्ट कौन सी थी? रीडिंग। कब से कर रहे हो रीडिंग?
बचपन से। फोर्थ स्टेप राइटिंग कब से कर रहे हो? बचपन से। सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। कौन से 2 स्टेप में प्रॉब्लम है? इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉलिंग। सो प्रैक्टिस कौन से स्टेप्स की करनी है? इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉलिंग। बचपन से रीडिंग किया तो अभी प्रॉब्लम है क्या मैम? वो वेदर लिखा है क्या, रीडिंग करने को नहीं आ रहा है मुझे, वर्ड क्या है वो? ओके या मैम वेदर का तो स्पेलिंग में भूल ही गई, वेदर कैसे लिखते हैं? वेदर का स्पेलिंग तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया था, अभी भूल ही गए। ऐसे हुआ है किसी का? अभी तक कैसे स्पेलिंग याद है आपको? वो याद है ना, मतलब आप में कैपेसिटी है, वही मैं बता रही हूँ, आप कर सकते हो। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाए हुए स्पेलिंग्स आपको याद आते हैं, आपको ऐसे नहीं हो रहा स्पेलिंग तो भूल ही गए मैम, वेदर का स्पेलिंग नहीं पता है। सो प्रैक्टिस से आपको परमानेंट याद भी रह सकता है, EISSM भी परमानेंट याद हो भी सकता है किसी का, प्रैक्टिस से। ओके सो आपको सेकेंड एंड थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस करनी है, इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉलिंग की। ऐसे होता है क्या कि मैम मुझे रिकॉल हो गए बट लिखने को ही नहीं आ रहा था, 4 पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे बट नेक्स्ट स्टेप राइटिंग ही नहीं हो रहा था मुझसे, ऐसे होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। एक बार पॉइंट रिकॉल होने के बाद लिखना तो ऑटोमेटिक मोड पे गया है आपका वो, या पेपर हाथ में आया मैम रीड ही करने को नहीं आ रहा था मुझे, वो वर्ड क्या था, वो ऑटोमेटिक मोड पे गया है ना, रीडिंग एंड राइटिंग। सो अभी सॉल्यूशन मिल गया थ्योरी सब्जेक्ट्स का क्या करना है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल EISSM का आपने थर्ड चैप्टर लिया है तो वो आप सिर्फ आधा घंटा थ्योरी पढ़ोगे, हम कार कैसे चलाते हैं ये 10 मिनट में सीखते हैं थ्योरी उसकी, एंड बाकी का टाइम क्या करते हैं? प्रैक्टिस। सो थर्ड चैप्टर आपको 15-20 मिनट में पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़ो, शॉर्ट नोट से पढ़ो, कहाँ से भी पढ़ो, बट उसके बाद क्या करना है? उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस प्लस MCQ की प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन आंसर्स आप नहीं कर रहे हो, आप अकाउंट्स के क्लास में क्या करते हो बताओ? क्वेश्चन आंसर्स की आपको थ्योरी सिखाई जाती है, हाँ, एंड ऑडिट EISSM के क्लास में क्या करते हो? हाँ, इसलिए आपको डर लग रहा है। और अकाउंट्स के क्लास में एक्चुअल कार चलाते हो आप, वहां पे सर होते हैं हेल्प करने के लिए, बट कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन आप खुद से करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। थ्योरी के इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की क्या आपने? नहीं। सो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है थ्योरी का। सो अगर क्लास में नहीं हुई है प्रैक्टिस तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रैक्टिस करना? क्वेश्चंस की, आपकी ही है। ओके अभी क्लास में नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप इधर रिक्वेस्ट करो आपके फैकल्टीज को क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस लेने के लिए, या खुद से करो। एंड MCQ नाम की कोई चीज है जिसमें हम 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं 7-8 टाइम्स किया तो वो भी याद रखो। सो अभी है क्या थ्योरी डिफिकल्ट? ऑडिट में तो 30 मार्क्स के MCQ, 14 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट, 44 तो वही है, फिर भी कैसे फेल होते हैं? 44 में से 35 भी आ गए तो भी पास हो सकते हो आप। समझ में आ गया आपको क्या करना है? माइंडसेट चेंज करना है। और क्या करोगे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए? एक तो हर रोज क्या बोलना है? ऑडिट इजी है, EISSM इजी है। ओके अगर बाकी मुझे लर्न होता है वर्ड टू वर्ड तो ये भी लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या करोगे थ्योरी के लिए? डेली प्रैक्टिस लगेगी क्या गैप चलेगी? डेली। ओके क्योंकि गैप हुई तो क्या होता है? कार जिसने सीखी है प्रैक्टिस में गैप हो गई तो हाँ डर लगता है ना, ये ट्रैफिक देख के, करेक्ट? भूल नहीं जाते हैं, पता होता है, मतलब भूल नहीं जाते हैं अब, पता ये एक्सीलरेटर है ये भूल गए ऐसे नहीं होता है। ओके कंसेप्ट याद रहती है बट प्रैक्टिकली हाँ कॉन्फिडेंस लो होता है, प्रैक्टिस टूट गई तो। सो आपको डेली करने पड़ेंगे थ्योरी सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? थ्योरी डेली एंड प्रैक्टिकल का क्या कर सकते हो? गैप चलेगी? चलेगी। सो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को आपके क्लाइंट की कैसे ऐसे समझो। आर्टिकलशिप कितने स्टूडेंट्स की स्टार्ट हुई है?
हाँ, सो आप समझ सकते हो ये कि जो क्वेश्चन होता है वो केस स्टडी बेस्ड, मतलब क्या, आपके क्लाइंट की केस है ऐसे समझो। तो आप एज अ सीए क्या करोगे वहां पर? तो जो क्लाइंट बात करता है दैट इज फैक्ट्स ऑफ द केस, करेक्ट, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। आप उसको प्रोविजंस कौन से एप्लीकेबल है वो ढूंढते हो एंड देन डिसीजन देते हो। वही तो होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस, डिसीजन की जगह कंक्लूजन। वहां पे फीस मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, उतना ही फर्क है। सो केस स्टडी बेस्ड अप्रोच हुआ है अभी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस पूछने का, तो इसलिए पहले खुद से दिमाग लगाओ। ओके और एक क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सोचो आप खुद का दिमाग कितना लगाते हो पूरे दिन में, या सिर्फ रीडिंग एंड वीडियोस देखने में जा रहा है टाइम, लेक्चर्स देखने में। खुद रिकॉल कितना करते हो डेली, खुद इंटरप्रिटेशन कितना करते हो डेली। ये जो AR1 आते हैं ना वो खुद से ज्यादा करते हैं। सो जून में क्लासेस खत्म करके क्या किया 4 मंथ्स उसने, इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉलिंग की प्रैक्टिस की। एक ही क्लास का AR1 आ रहा है, उसी क्लास के फेल भी हो रहे हैं, टीचर तो सेम है। ओके फेस टू फेस का ही रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में जा रहा है, तो फिर कैसे ये हो रहा है? सर ने अलग अलग नहीं सिखाया, AR1 को अलग सिखाएंगे एंड एवरेज वालों को अलग, ऐसा कुछ किया है आपके टीचर्स ने? नहीं किया, टीचर ने तो सेम ही सिखाया सबको। फिर घर जाके स्टूडेंट्स ने क्या किया उसके ऊपर वेरी है। सबने किया तो सब AR1 आएंगे। अभी CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 50 निकालते हैं, बट 55 स्टूडेंट्स का रैंक आया है। कैसे? हाँ सेम रैंक पे है 2-3 स्टूडेंट्स। तो इंस्टीट्यूट रेडी है, इंस्टीट्यूट ने ऐसे नहीं किया हाँ कि एक ही स्टूडेंट को एक रैंक देना है। अगर किसी को सेम मार्क्स मिले तो 1 मार्क कम कर दो उसका, तो उसका रैंक नहीं आएगा। ऐसे नहीं किया इंस्टीट्यूट ने। AR1 भी 2 हो सकते हैं, AR2 भी 2 हो सकते हैं। सो इंस्टीट्यूट रेडी है रैंक देने के लिए, आप रेडी नहीं हो लेने के लिए रैंक, आप में है कैपेसिटी। सो ये याद रखो, प्रैक्टिस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कितने स्टूडेंट्स करते हैं पेपर में भी एंड प्रैक्टिस करते वक्त भी? MCQ प्रैक्टिस मैंने बताया, रिकॉलिंग एंड क्लासिफिकेशन इन ABC। ABC में भी स्टूडेंट्स गलत जा रहे हैं। ABC क्या कर रहे हैं, जो पास्ट में बहुत बार आए थे चैप्टर दैट इज A, एंड जो कम बार आए थे दैट इज C। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो C में था सबका एंड आ गया वो 20 मार्क्स के लिए। ओके सो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ABC करना है क्या? नहीं, मुझे जो डिफिकल्ट जा रहा है दैट इज A, तो वो प्री पोस्ट भी हो सकता है चैप्टर। मुझे जा रहा है डिफिकल्ट, बाकी दुनिया को C है, मेरे लिए A है वो। सो आपके डिफिकल्टी के हिसाब से ABC करना। ओके क्योंकि प्री पोस्ट भी 20 मार्क्स को आता है ना, आया था। सो वही बता रही हूँ। तो ABC ऐसे जो रेडीमेड ABC मिलते हैं वो नहीं लेने हैं। आपके हिसाब से हर एक स्टूडेंट का ABC अलग होने वाला है, हर एक चैप्टर्स का ABC अलग होने वाला है। समझ में आ गया? यस। सो ABC एनालिसिस में गड़बड़ मत करो, आपके हिसाब से ABC लगाओ। अभी आपका फर्स्ट रीडिंग का तो मैंने बता दिया, फर्स्ट सॉल्विंग के टाइम आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जितने भी है, अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे हर एक चैप्टर के। ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व ही करो। सिमिलर है, कुछ अलग एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करोगे, नहीं करोगे फिर सॉल्व। अदरवाइज ऑल 30 क्वेश्चंस इफ डिफरेंट देन यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। वो सॉल्व करते वक्त हर एक क्वेश्चन होने के बाद खुद को पूछना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मुझे सॉल्व करने को आएगा क्या? आंसर अगर यस आया उसका कि यस मैं स्टार्ट टू एंड सॉल्व कर सकती हूँ इसको खुद से। अभी कैश सेल्स है 20,000 के, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? हाँ कैश टू सेल्स या बैंक टू सेल्स। सो ये 20 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा? नहीं, ये विदाउट रिवीजन भी आता है हमें, इतनी प्रैक्टिस हुई है ना हमारी। गोल्डन रूल्स गलत जा सकते हैं क्या? नींद में भी आप नहीं बोलोगे डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर, नींद में भी आपका डेबिट द रिसीवर ही आएगा। कैसे? प्रैक्टिस।
मैम वो तो 11th में सीखा था, अभी याद नहीं है। ऐसे नहीं हुआ, मतलब याद रहता है आपको, प्रॉब्लम नहीं है इधर आपका कुछ भी। आपको लग रहा है प्रॉब्लम है बट नहीं है। ओके सो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के बाद ये पूछना है, अगर आंसर यस आया तो नेक्स्ट रिवीजन में लोगे क्या? नहीं। आंसर नो आया कि नहीं अभी तक सारे स्टेप्स नहीं आ रहे, तो क्या करोगे उसको? नेक्स्ट रिवीजन में लोगे। सो 30 से आप आ गए 25 पे। फिर सेकेंड टाइम सॉल्व करते वक्त अगेन ये क्वेश्चन पूछना है। फिर शॉर्टलिस्ट करते 18 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, ऐसे करते करते आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मार्क करके रखने हैं। एंड वो कितने होंगे, अराउंड कितने क्वेश्चंस आप लास्ट डे को करोगे हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस करोगे? 8 to 9। उतना ही टाइम होगा तो ही सारे चैप्टर्स कवर होंगे ना 1.5 दिन में। सो 30 क्वेश्चंस है हाँ उस चैप्टर में, बट आप कितने करने वाले हो? 8 to 9, क्योंकि उतने ही डिफिकल्ट है। बाकी जो कैश सेल्स वाले टाइप के क्वेश्चंस है वो तो लास्ट डे रिवाइज नहीं करते वक्त भी आप कर सकते हो ना। सो शॉर्टलिस्टिंग किया था क्या ऐसे किसी ने? किया था। हाँ तो कितने आए अकाउंट्स में? 58। सो सिर्फ अकाउंट्स में क्यों की? सारे सब्जेक्ट में करती तो सारे इसमें 58 आ जाते हैं। तो कुछ मैं बहुत कुछ डिफरेंट बता रही हूँ या नॉर्मल ही बता रही हूँ? आप कर सकते हो ऐसा ही बता रही हूँ। ओके कुछ एबनॉर्मल नहीं मैम, जो बोल रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो 1 घंटे मोटिवेशन देने के लिए पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो ये हम कर नहीं सकते। ऐसा है क्या? नहीं। सो शॉर्टलिस्टिंग समझ में आ गया आपको कैसे करना है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बैंक बनानी चाहिए या नहीं? ओके तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसके लिए फॉर्मूला बैंक आपके पास होनी चाहिए। तो वो आप 10 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो। कॉस्टिंग के पेपर के दिन सुबह 11 बजे भी आपने रिवाइज किए फॉर्मूले तो भी फायदा है। करेक्ट। एंड पास 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी रेफर करोगे क्या, या May 18 से सब? पास 3 अटेम्प्ट्स का किया एंड May 18 आरटीपी का ही क्वेश्चन आया, तो जिसने May 18 आरटीपी किया है उसके लिए वो सीन क्वेश्चन है, जिसने May 18 आरटीपी नहीं किया उसके लिए वो अनसीन क्वेश्चन है। फिर मैम ये बाहर से क्वेश्चन आया था तो वो नहीं था बाहर से, May 18 आरटीपी से था, आपने नहीं किया था वो आरटीपी। सो कुछ छोड़ना नहीं है। अगर बीओएस नॉलेज पोर्टल पे इंस्टीट्यूट कुछ अपलोड करती है इसका मतलब क्या एक्सपेक्टेड है इंस्टीट्यूट को? ये स्टूडेंट ने पढ़ना है, ये पढ़ के आना है। स्टूडेंट्स जर्नल ऐसे ही दिया जाता है क्या टाइम पास के लिए? सो स्टूडेंट्स जर्नल में समरीज आते हैं, कलर चार्ट्स देखे है क्या किसी ने? उसकी भी समरी डाली है। सो वो एक्सपेक्टेड है आपसे वो समरी चार्ट्स पढ़ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इतने अच्छे चार्ट्स दिए इंस्टीट्यूट ने ही, बट हमें नहीं करने। वही चार्ट्स क्लास में कॉपी करके दिए तो हमें करने हैं। वही चार्ट्स है, वही सब दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स इंस्टीट्यूट ने, बट रिकॉल आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा अगर रहता कि साइली मैम को रिकॉल हो गया और आपको मार्क्स मिल गए तो हम ही रिकॉल करते ना आपके लिए, वो हम नहीं कर सकते फैकल्टीज। रिकॉल तो आपको ही करना पड़ेगा, बाकी सब फैकल्टी कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, वनडे मैराथन चल रहा है, सब चल रहा है, बट रिकॉल तो नहीं कर सकती फैकल्टी, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके सो प्रैक्टिकल का भी मैंने बताया, एडजस्टमेंट नोटबुक भी आपको पता होगा। हर एक क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है उसकी लिस्ट करो। सो वो एडजस्टमेंट नोटबुक से आपका 2 घंटे में पूरा कॉस्टिंग हो सकता है, पूरा अकाउंट्स हो सकता है, क्योंकि 4 कॉलम्स आपको सिर्फ उस नोटबुक में करने हैं, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड उस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, एंड 4th कॉलम में उसकी ट्रीटमेंट। सो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो अभी। सो सॉल्व करते करते जो स्टेप आपको डिफिकल्ट लगी इमिडिएटली वो आपने एडजस्टमेंट नोटबुक बनाई तो हो जाएगा ना, आपकी रेडी हो जाएगी वो नोटबुक। वो नोटबुक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स।
सो हो गया आपका 2 आवर्स में रिवाइज। सो ये हम करते ही नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स है, बट इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। ओके, समझ में आ गया आपको? सो सारे पॉइंट्स तो मैंने अभी कवर कर लिए हैं जितना मुझे बताना था। एंड फेल्यूर के रीजंस होते हैं कि गलत ग्रुप सिलेक्ट करना, मतलब टाइम तो एक ग्रुप के लिए है बट बोथ ग्रुप सिलेक्ट किए, या सिर्फ 12 घंटे रीडिंग ही किया, या सिलेक्टिव स्टडी करना, नंबर ऑफ रिविजन्स कम होना, ये सब फेल्यूर के रीजंस होते हैं। या पेपर कंप्लीट नहीं होना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए फेल हो गए, ऐसा एक स्टूडेंट मैंने अभी लास्ट 8-9 ईयर्स में नहीं देखा। सो ये अलग ही रीजंस होते हैं फेल्यूर के, वो आपने अच्छे से किए तो पास आराम से हो जाओगे। ओके, पास तो आपका ऑटोमेटिक मोड पे जाना चाहिए। हाँ, कि 12th में जैसे था, पास तो होने ही वाले हैं मैम, हम 60, 70, 80 कैसे आएंगे उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ओके, पुणे से कोई आया है क्या ऑल इंडिया रैंक में? पता है किसी को? इंटरमीडिएट में पुणे सिटी से नहीं आ रहे हैं? ऐसे माइंडसेट वाले लोग है ही नहीं पुणे में। क्लासेस बहुत है पुणे में, बट ऐसे माइंडसेट वाले है ही नहीं कि रैंक आना है, रैंक में आना है। सब तो वो दिल्ली वाले वगैरह ही आ रहे हैं। सो देखो, आप ही टारगेट रखो, मिल जाएगा। सो आपके अभी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। पहले मैं जो फेस टू फेस आए हैं उनके डाउट सॉल्व करने वाली हूँ। आप घर पे ही बैठे हो ना, इनको घर जाना है तो आपके डाउट्स बाद में सॉल्व होंगे। तो फेस टू फेस वालों के डाउट्स लेते हैं पहले। जिनको घर जाना है जा सकते हो। जो मैंने स्पेशल ऑफर का अनाउंसमेंट किया था ग्रुप पे, तो आपने आज अगर टेस्ट सीरीज के लिए एडमिशन ली तो 15% ऑफ है। ओके, सो जिनको एडमिशन लेनी है एडमिशन लो। जिनको कुछ भी डाउट्स नहीं है घर गए तो भी चलेगा, जिनको डाउट्स है वो डाउट्स पूछ सकते हो अभी। यस, किसी को भी कुछ डाउट्स नहीं है अभी? हो गए डाउट्स? हाँ हाँ, अकाउंट्स के लिए क्या करोगे? सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? सिमिलर वाले नहीं करोगे ना, इसमें तो सिमिलर पॉसिबल नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट में। तो एक दो स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर दिया था उसका कि जो डिफिकल्ट है तो उसके प्रॉपर आंसर लिखना है, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है उसके कीवर्ड्स रिकॉल करने। 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो सारे ही स्टूडेंट्स कि आप थ्योरी पेपर के आप चेकर हो। मैंने तुम्हें 500 पेपर्स में अभी दे रही हूँ तुम्हें चेकिंग के लिए। ओके, 500 पेपर्स एंड यू हैव 1.5 month, यू आर अ सीए विथ 4 years एक्सपीरियंस, जो कि क्राइटेरिया होता है चेकर बनने के लिए। सो 4 years सीए होने के बाद बेरोजगार तो नहीं होंगे ना? कहाँ पे तो काम करते होंगे, कितने घंटे काम करते होंगे? 12-13 आवर्स। उसके बाद तुम्हें कितना टाइम मिलेगा पेपर चेकिंग के लिए? हाँ, कितना? तुम चेकर हो अभी, तुम बताओ। 1 या 2 आवर्स डेली का टाइमिंग मिल रहा है उसको पेपर चेकिंग के लिए। 500 पेपर्स है, 50 डेज। चलो 50 डेज में नहीं, आपका कितना 1.5 month में आया क्या रिजल्ट? अभी कितने मंथ्स में आया? 45 डेज में। सो रिजल्ट वगैरह लगाने के लिए तो 15 डेज रखो, तो 30 डेज में मांगेंगे वो पेपर्स आपसे चेक करके। सो 500 अपॉन 30, सो इजी कैलकुलेशन के लिए 600 पेपर्स अपॉन 30, सो 20 पेपर्स डेली। 2 आवर्स लेके चलते हैं, 120 मिनट्स अपॉन 20 करो पेपर्स। 6 मिनट में एक पेपर चेक कर रहे हो तुम। सो तुम ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? या ओवरव्यू करोगे पेपर एंड मार्क्स दोगे? क्या करोगे? ओवरव्यू ही करोगे ना, रीड करके मार्क्स देना है, ओवरव्यू करके मार्क्स देना, इसमें डिफरेंस है क्या? तो ओवरव्यू करके मार्क्स दिए जाएंगे।
सो उस ओवरव्यू में की पॉइंट्स दिखने चाहिए उसको। ओके, सो देखो अगर 10 लाइन्स का आंसर है एंड 6 कीवर्ड्स है, तुम्हारी रिवीजन 500 टाइम्स होगी ना, तुम्हें 500 पेपर चेक करने हैं तो इसका मतलब 500 टाइम्स रिवीजन हो गई, तो एवरी पेपर को तुम्हें सजेस्टेड आंसर्स रेफर करने पड़ेंगे क्या? याद रहेंगे ना, मतलब एवरी पेपर को तुम सजेस्टेड रेफर नहीं करोगे। सो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में जो पॉइंट्स बैठे हैं वो स्टूडेंट के आंसर में आए हैं या नहीं, वो तुम चेक कर रहे हो। अगर 10 लाइन्स का आंसर है, 6 कीवर्ड्स है, उसने 5 कीवर्ड्स लिखे हैं, तुम्हारे दिमाग में 6 कीवर्ड्स है, उसमें से 5 तुम्हें आंसर में दिख रहे हैं, तो तुम 5 दोगे ना आउट ऑफ 6। उसने 5 ही लिखे, एक्चुअल आंसर 10 लाइन्स का है, फिर भी उसको 5 मिला आउट ऑफ 6। तो तुम्हें क्या करना है, समझा होगा अभी स्टडी करते वक्त। ओके, क्योंकि चेकर के पास टाइम ही नहीं होता है, वो 6 मिनट्स में एक पेपर अगर चेक कर रहा है तो। समझ में आ गया? सो अभी तुम्हें जो पढ़ाई करनी है वो कीवर्ड्स रिकॉलिंग की पढ़ाई करनी है सिर्फ। अगर कौन सा क्वेश्चन तुम्हें बिलो 50% रिकॉल हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें बिलो 50% मार्क्स आएंगे। आउट ऑफ कीवर्ड्स बोल रही हूँ मैं, आउट ऑफ 10 लाइन्स नहीं बोल रहे। 6 कीवर्ड्स है, तुम्हें 2 ही कीवर्ड्स रिकॉल हो रहा है, तो वो नेक्स्ट रिवीजन में लेना है उसको, जैसे हम प्रैक्टिकल में कर रहे थे। अगर 6 में से तुम्हें 4-5 कीवर्ड्स रिकॉल हो रहे हैं, तो कंपैरेटिवली उसकी कम रिवीजन करनी है। सो तुम्हें 30 मिनट्स में अगर तुम्हारा चैप्टर रिवाइज नहीं हो रहा है, रिवाइज मतलब तुम्हें रीड करना है चैप्टर, रीड, हाँ, बाकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के वक्त वो प्रोविजन फिर से रिवाइज होंगे ना। ओके, तुम 5 मिनट इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं, इसे लर्न करोगे क्या? तुम्हें प्रैक्टिस से समझता है ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है। प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक थ्योरी हो रही है रिवाइज। सो बहुत टाइम मत डालो रीडिंग में। हाँ, ओके, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट वाले हैं कोई? आपको थ्योरी में प्रॉब्लम आता है? वर्ड, हाँ, बट रिकॉलिंग में प्रॉब्लम आता है नहीं। और कौन है कॉन्वेंट वाला? कॉन्वेंट वालों का भी प्रॉब्लम है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप मराठी मीडियम से हो तो। ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उतना ही, क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं, हम आफ्टर 11 तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली उनका 16 इयर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10 इयर्स तक ज्यादा इंग्लिश हुआ है, जो हमारा नहीं हुआ है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उतना ही। बट तुम्हें संस्कृत श्लोक आते हैं? नहीं, संस्कृत के श्लोक आते होंगे ना कुछ तो श्लोक, बट प्रेयर्स वगैरह नहीं आते संस्कृत? अथर्वशीर्ष, राम रक्षा, हनुमान, तो वहां पर भी तुम मराठी मीडियम से ही हो। तो लैंग्वेज में वो कुछ ये नहीं होता है, ये स्टूडेंट का माइंडसेट है कि मैं मराठी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आएगा। बहुत सारे फैकल्टीज मराठी मीडियम के हैं इंक्लूडिंग मी, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो प्रॉब्लम होगा, या जो वर्ड्स का ये है कवरेज, वो अगर आपने नए वर्ड सीखे ही नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। ग्रामर वगैरह बेसिक आता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सेंटेंस तो बना सकते हो, नाउन, वर्ब, हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारा माइंडसेट है कि तुम मराठी मीडियम से हो। सो मराठी मीडियम वाले सीए नहीं हुए हैं क्या? हो गए ना, सो वो निकाल दो पहले। हाँ, 7 to 8 टाइम्स करने के बाद फेल होके दिखाओ मुझे। यस, और किसी को कुछ डाउट है? ओके, ये सो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आप एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे डाउट शेयर करो आपके, मैं आपको व्हाट्सएप ऑडियो थ्रू रिप्लाई देती हूँ।
इस व्हाट्सएप का नंबर मैंने शेयर किया है, आप व्हाट्सएप पे मुझे डाउट्स पूछो।